पिंटू बेटा, तू बैठा क्यों है? सो जा, काफी रात हो गई है। फिर सुबह उठकर तुझे स्कूल भी तो जाना है ना। माँ मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे गर्मी में पसीना हो रहा है। अच्छा ठीक है, मेरे पास आ जा, मैं तुझे हाथ वाले पंखे से हवा कर देती हूँ। माँ हाथ वाला पंखा भी कितनी हवा देगा। जब आपका हाथ थक जाता है तो आप पंखा चलाना छोड़ देते हो, फिर उसके बाद मुझे और भी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। क्या करूं बेटा, पंखा चलाते चलाते मेरे हाथ में दर्द होने लगता है, इसलिए मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ। छी याक, घर में ये बदबू कैसी आ रही है? बेटा, ये जमीन की मिट्टी और पसीने की बदबू है। माँ मुझे इस बदबू से घुटन भी हो रही है। चलो ना, थोड़ी देर कहीं बाहर चलते हैं। तू भी ना, तेरे अजीब ही ड्रामे हैं। देख, तेरे पापा भी तो सो रहे हैं ना। सबको पता है कि घर में सोने से सभी को दिक्कत और परेशानी हो रही है, लेकिन सब थके हैं इसलिए आराम से सो गए। तू भी सो जा बेटा, मैं पंखा कर देती हूँ। नहीं तो नहीं, मैं बाहर जाऊंगा, मुझे नहीं सोना। लगता है तू नहीं मानेगा। चल ठीक है, थोड़ी देर तुझे बाहर घुमा के लाती हूँ। हाँ ठीक है, चलो। चल चल, थोड़ी देर बाहर घूम ले। ठीक है माँ, मैं अभी घूम कर आता हूँ। ये लड़का भी ना, बताओ, रात के 2 बज रहे हैं और इसे बाहर घूमने की पड़ी है। उधर पिंटू को घूमता देखकर गांव के कुछ कुत्ते उसके पास आकर जोर जोर से भौंकने लगते हैं। इस पर पिंटू डरकर माँ के पास भाग जाता है। माँ मुझे अब नहीं घूमना, चलो अब जल्दी से घर चलते हैं। अरे तुझे क्या हुआ? अभी तो घूमने के लिए गया था, इतनी जल्दी तेरा घूमना खत्म हो गया? वो माँ, गांव के कुत्ते आकर भौंकने लगे। अच्छा, तो जनाब को कुत्तों से डर लग गया, इसलिए भागकर वापस आ गए। घूम ले, और तुझे रात में बहुत घूमने का शौक लगा था ना, जा घूम ले। नहीं माँ, अब मैं नहीं घूमूंगा, जल्दी घर में चलो, नहीं तो वो कुत्ते यहाँ पर भी आ जाएंगे। इस तरह अब शीला पिंटू के साथ घर में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। सभी लोग को प्यास की समस्या होने लगती है। माँ मुझे प्यास लगी है, पानी दो ना। अभी तो पिया था ना। माँ यहाँ घर में रखा हुआ पानी एकदम गर्म हो जाता है, इसलिए मुझे बार बार प्यास लग रही है। तू ठीक कहता है, ऊपर से गर्मी में पसीना भी हो रहा है, जिससे शरीर का सारा पानी बाहर निकल जाता है। ऐसे में प्यास तो लगनी ही है। पानी भी खत्म हो गया। लगता है फिर से हैंडपंप पर जाना होगा। अब और नहीं सहा जाता। मैं कल ही सभी से बात करूंगी। अब मैं यहाँ नीचे नहीं सो सकती। अब मैं पिंटू को लेकर छत पर ही सोऊंगी। इस तरह शीला परेशान होकर अपने घर वालों से बात करने वाली होती है, लेकिन क्या उसके घर वाले उसे ऊपर सोने की परमिशन देंगे? गांव में इस गर्मी में पहली बार छत पर कौन सोता है? छत पर सोने में गांव वालों को कौन सी दिक्कतें होती हैं? सबसे दिलचस्प सवाल तो ये है कि शीला ने बिना धुएं, बिना कोई प्रोडक्ट जलाए छत पर होने वाली मच्छरों की दिक्कत को हमेशा के लिए कैसे खत्म कर दिया। इसके अलावा शीला ने और कौन कौन से जुगाड़ लगाए जिससे छत पर होने वाले सभी समस्याएं खत्म हो गई। पूरी बात जानने के लिए चलिए कहानी के फ्लैशबैक में चलते हैं। घर पर मोतीलाल जी है क्या? हाँ चाचा जी, वो थोड़ा भैंसों को पानी पिलाने गए हैं। आप रुकिए ना, मैं बाहर खाट बिछा देती हूँ, आप बैठ जाइए, वो आते ही होंगे। ठीक है, इसी पेड़ के नीचे खाट डाल लेते हैं। अरे भैया, आप यहाँ कब आए? बस अभी आया था, तुम तो भैंसों को पानी देने लगे हो। हाँ भैया, वो तो तुम्हें पता ही है, गर्मी एकदम से बढ़ गई है, इंसान तो पानी पी पी कर नहीं थक रहे हैं, तो ये बेचारे जानवर है। हाँ सो तो है, आओ थोड़ी देर साथ बैठते हैं। वैसे भैया, ये लाइट की समस्या तो रात को एकदम नरक बना देती है। हर किसी को सोने में बहुत दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आता कि ये परेशानी कब तक झेलनी पड़ेगी। पूरा गांव इस समस्या से परेशान है, इसी बारे में मैंने एक बार सरपंच जी को भी बात की थी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? सरपंच जी मेरी बात सुनने के बाद बिजली विभाग गए थे, लेकिन वहां से ये खबर मिली कि गांव में बिजली की कमी है, इसीलिए पूरे दिन बिजली नहीं दी जा सकती है। सुबह बिजली इसीलिए दी जाती ताकि जिन लोगों के काम धंधे बिजली की मदद से होते हैं वे सभी अच्छे से हो सके और आराम से वह लोग अपना काम कर सके। इसका मतलब है रात में बिजली नहीं आएगी। हाँ, सरपंच जी की बातों से तो यही लगता है कि बिजली की व्यवस्था गांव में तो अब ऐसी ही रहने वाली है। खैर, हम भी इसमें क्या कर सकते हैं जब आगे से ही कुछ नहीं हो सकता। चलो ठीक है भैया, अब मैं भी चलता हूँ, थोड़ा मुझे भी कुछ काम है। हाँ ठीक है, मैं भी चलता हूँ, थोड़ा खेतों पर जाऊँ।
सुनो जी, खाना तैयार है, पापा जी से पूछ लो ना, खाना निकाल दूं क्या? बहू, आज तो खाना बाहर ही ले आ, अंदर तो बहुत गर्मी है, खाना खाया नहीं जाएगा। सुनो, पिताजी और मेरे लिए दोनों का खाना बाहर ही लेकर आ जाओ। जी ठीक है। क्या हुआ बहू? माँ जी, वो उनका और पापा जी का खाना बाहर ही देना है, आप और मैं यहीं खा लेते हैं। ठीक है, तू पहले बाहर खाना दे आ, फिर हम बाद में खा लेंगे। पंखा करो ना, गर्मी लग रही है मुझे। करती हूँ, रुक जा जरा, थोड़ी देर तू खुद नहीं कर सकता पंखा? अपनी दादी से हरदम पंखा करवाना चाहता है। थोड़ी देर कर दीजिए ना माँ जी, जब हम खाएंगे तो इसी से पंखा करवाएंगे। क्यों पिंटू, करेगा ना पंखा? ठीक है मम्मी, कर दूंगा। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं, फिर सभी सो जाते हैं। शीला अपने कमरे में थी, उसके साथ सुरेश की अलग चारपाई थी। पिंटू उसी चारपाई पर सो रहा था। आधी रात होते ही पिंटू उठकर बैठ जाता है। पिंटू बेटा, तू बैठा क्यों है? सो जा, काफी रात हो गई है, फिर सुबह उठकर तुझे स्कूल भी तो जाना है ना। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे गर्मी में पसीना हो रहा है। अच्छा ठीक है, मेरे पास आ जा, मैं तुझे हाथ वाले पंखे से हवा कर देती हूँ। माँ, हाथ वाला पंखा भी कितनी ही हवा देगा? जब आपका हाथ थक जाता है तो आप पंखा चलाना छोड़ देते हो, फिर उसके बाद मुझे और भी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। क्या करूं बेटा, पंखा चलाते चलाते मेरे हाथ में दर्द होने लगता है, इसलिए मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ। छी याक, घर में ये बदबू कैसी आ रही है? बेटा, ये जमीन की मिट्टी और पसीने की बदबू है। माँ, मुझे इस बदबू से घुटन भी हो रही है। चलो ना, थोड़ी देर कहीं बाहर चलते हैं। तू भी ना, तेरे अजीब ही ड्रामे हैं। देख, तेरे पापा भी तो सो रहे हैं ना। सबको पता है कि घर में सोने से सभी को दिक्कत और परेशानी हो रही है, लेकिन सब थके हैं, इसलिए आराम से सो गए। तू भी सो जा बेटा, मैं पंखा कर देती हूँ। नहीं तो नहीं, मैं बाहर जाऊंगा, मुझे नहीं सोना। लगता है तू नहीं मानेगा। चल ठीक है, थोड़ी देर तुझे बाहर घुमा के लाती हूँ। हाँ ठीक है, चलो। चल चल, थोड़ी देर बाहर घूम ले। ठीक है माँ, मैं अभी घूम कर आता हूँ। ये लड़का भी ना, बताओ, रात के 2 बज रहे हैं और इसे बाहर घूमने की पड़ी है। उधर पिंटू को घूमता देखकर गांव के कुछ कुत्ते उसके पास आकर जोर जोर से भौंकने लगते हैं। इस पर पिंटू डरकर माँ के पास भाग जाता है। माँ, मुझे अब नहीं घूमना, चलो अब जल्दी से घर चलते हैं। अरे तुझे क्या हुआ? अभी तो घूमने के लिए गया था, इतनी जल्दी तेरा घूमना खत्म हो गया? वो माँ, गांव के कुत्ते आकर भौंकने लगे। अच्छा, तो जनाब को कुत्तों से डर लग गया, इसलिए भागकर वापस आ गए। घूम ले, और तुझे रात में बहुत घूमने का शौक लगा था ना, जा घूम ले। नहीं माँ, अब मैं नहीं घूमूंगा, जल्दी घर में चलो, नहीं तो वो कुत्ते यहाँ पर भी आ जाएंगे। इस तरह अब शीला पिंटू के साथ घर में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। सभी लोग को प्यास की समस्या होने लगती है। माँ, मुझे प्यास लगी है, पानी दो ना। अभी तो पिया था ना। माँ, यहाँ घर में रखा हुआ पानी एकदम गर्म हो जाता है, इसलिए मुझे बार बार प्यास लग रही है। तू ठीक कहता है, ऊपर से गर्मी में पसीना भी हो रहा है, जिससे शरीर का सारा पानी बाहर निकल जाता है। ऐसे में प्यास तो लगनी ही है। पानी भी खत्म हो गया, लगता है फिर से हैंडपंप पर जाना होगा। अब और नहीं सहा जाता, मैं कल ही सभी से बात करूंगी। अब मैं यहाँ नीचे नहीं सो सकती, अब मैं पिंटू को लेकर छत पर ही सोऊंगी। माँ जी, अब मुझसे रात में घर में नहीं सोया जाता, अब तो मैं छत पर ही सोऊंगी। अरे बहू, क्या बोल रही है? तू अकेली हमारे घर की औरत होकर छत पर सोएगी? गांव में कोई भी छत पर नहीं सोता है, ये ठीक नहीं है। तो क्या करूं माँ जी, सारी रात पिंटू के चक्कर में मुझे परेशान होना पड़ता है। रात भर ठीक से नींद पूरी भी नहीं हो पाती, तो दिन में काम करते समय आंख लग जाती है। ऐसे तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, ऊपर हवा में कम से कम नींद तो पूरी हो जाएगी। हाँ माँ, शीला ठीक कहती है, इसे ऊपर ही सोने दो। अगर कोई दिक्कत वाली बात है तो मैं भी इन दोनों के साथ ऊपर ही सो जाऊंगा। ठीक है, तुम दोनों की जैसी मर्जी वैसा ही करो। माँ, ये छत तो बहुत गर्म हो रही है, यहाँ पर कैसे नींद आएगी? अरे तू चिंता मत कर, हमें खाली छत पर नहीं सोना, नीचे से चटाई बिछानी है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चल, मैं चटाई बिछा देती हूँ, फिर आराम से सो जा। माँ, यहाँ भी कभी कभी हवा रुक जा रही है, लगता है यहाँ भी नीचे जैसा ही हो जाएगा। कोई नहीं, नीचे की तरह पंखा तो नहीं चलेगा। अब चल, चुपचाप सो जा। अरे बहन, कैसी हो?
गर्मी में रात में नींद आती है या नहीं? अरे बहन तुम आओ बैठो। क्या बताऊं बहन, गर्मी में तो बुरा हाल है। हमारे घर में तो सुरेश और उसकी बीबी परेशान होकर रात में छत पर ही सोने लगे हैं। हाँ वो तो है, हमारा भी परिवार गर्मी से परेशान हो रहा है। लगता है हमें भी अब छत पर ही सोना पड़ेगा। अच्छा, आप नहीं सोती क्या छत पर? नहीं नहीं, मैं और ये तो अभी नीचे ही सोते हैं। नीचे सोने का कोई भी फायदा नहीं है बहन, रात की नींद रोज रोज खराब होती है। हाँ वो तो है, देखती हूँ आज इनसे पूछूंगी। अगर ये मान जाते हैं तो हम दोनों भी ऊपर ही सो जाएंगे। चलो ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ, घर में थोड़ा काम है। ठीक है बहन। अरे माँ जी, आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। कहीं नहीं गई थी बहू, बस पड़ोस में जमुना बहन के यहाँ गई थी। अच्छा, तो क्या बात हो गई थी? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मिलने गई थी। अच्छा सुन, जमुना बहन बता रही थी कि उसकी बहू और पति दोनों छत पर सोते हैं। हम भी आज से छत पर ही सोएंगे, गर्मी में तो अब हमसे नहीं सोया जाएगा नीचे। लेकिन माँ जी, वहाँ पर तो सब एक साथ कैसे सोएंगे? पापा जी के सामने सोने में मुझे बहुत शर्म आती है। तो उसकी चिंता मत कर, आदमी लोग एक तरफ सो जाएंगे और हम लोग एक तरफ सो जाएंगे। ठीक है माँ जी, आप जैसा सही समझे। अरे माँ जी आप? हाँ बहू, आज हम भी सोच रहे थे कि छत पर ही सोकर देखते हैं। ठीक है माँ जी, लेकिन पापा जी यहाँ सोएंगे तो मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। तो फिक्र मत कर, वो एक तरफ सो जाएंगे। अच्छा माँ जी, मैं सोच रही थी कि बीच छत पर एक कपड़ा डाल देते हैं, फिर मुझे ठीक लगेगा। पापा जी को भी सोने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर ऐसा ही कर ले तू। कुछ देर बाद सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सो जाते हैं। उधर पड़ोस के लोग भी छत पर अपना बिस्तर लगाते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। फिर वे लोग भी सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को पड़ोस की मीरा नींद में उठती हुई अपनी छत के किनारे पर आ जाती है। तभी शिला उसे देख लेती है। वो कौन है? उठकर देखती हूँ, अरे ये तो भूत भूत। अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्यों चिल्ला रही हो? वहाँ पर भूत है, देखो भूत है वहाँ पे। अरे चुप हो जा, भूत जैसा कुछ नहीं होता। रुक, मुझे देखने दो कौन है वहाँ। अब सुरेश अपनी छत के किनारे जाकर देखता है तो उसे मीरा की पहचान होती है। अरे ये तो मीरा है, लगता है नींद में उठकर आगे बढ़ती जा रही है। मुझे रामनाथ चाचा को आवाज देनी होगी। अरे रामनाथ चाचा, अरे जल्दी उठो। अरे वो देखो मीरा, अरे अरे नींद में है, कहाँ चली जा रही है? जल्दी उसे पकड़ो, नहीं तो छत से गिर जाएगी। क्या 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 हुआ? क्या हुआ? अरे वो देखो मीरा कहाँ जा रही है, जल्दी रोको उसे, नहीं तो वो नीचे गिर जाएगी। कुछ देर बाद रामनाथ मीरा को पकड़कर लाता है और उसे नींद से जगाता है। फिर मीरा नींद से बाहर आ जाती है। अरे चाचा सब ठीक है ना? हाँ सुरेश, सब ठीक है, बस नींद में उठकर चलने लगी थी। तुम लोग सो जाओ अब। चलो शुक्र है, लेकिन सच में तुम्हारी चिल्लाहट ने तो मुझे भी डरा दिया। एक बार तो लगा, मैंने भी सोच लिया था कि भूत हमारे छत पर आ गया है। अब छोड़ो भी, मजाक मत करो। हाँ ठीक है, चलो अब सो जाओ। धीरे धीरे सब परिवार के सभी लोग छत पर ही सोने लगे। सभी को छत की आदत लग गई थी, लेकिन बीच बीच में छोटी मोटी परेशानियां होती रहती। एक दिन पिंटू जब छत पर सो रहा था, तभी छत पर उसके पास एक चूहिया आ जाती है। माँ चूहा। क्या हुआ पिंटू, तू क्यों इतना चिल्ला रहा है? माँ यहाँ पर चूहा आया था। अच्छा चल अब सो जा, वो तो भाग गया होगा ना। नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे डर लग रहा है, मुझे मुझे नीचे जाना है। हद है, अब एक चूहे से डरकर तू नीचे जाएगा? हाँ हाँ, मुझे यहाँ पर अब नींद नहीं आएगी। ठीक है चल, मैं तुझे नीचे ही सुलाकर ऊपर आ जाऊंगी। ठीक है। क्या हुआ पिंकी, किसे देख रही है? चाची वो आज पिंटू छत पर नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहाँ है? जनाब को रात में एक चूहे ने डरा दिया था, इसलिए नीचे भागकर सो रहे हैं। डरपोक, वो एक चूहे से डर गया। सुबह बाहर आने दो, फिर आप देखना मैं उसे कैसे चिढ़ाती हूँ। ठीक है, तुम दोनों की मटर गश्ती तो तुम दोनों ही जानो। अरे शीला, मेरा गमछा तो देना, जरा खेतों की तरफ जा रहा हूँ। और ये पिंटू को क्या हो गया? अभी तक सोता जा रहा है, कब तक सोएगा? आज स्कूल नहीं जाएगा क्या ये? स्कूल का तो नहीं पता, लेकिन रात को चूहे के डर से जनाब ने अपनी नींद जरूर खराब कर ली है, इसलिए अभी तक सोए पड़े हैं।
क्यों, छत पर चूहे भी हो गए क्या? हाँ, छत पर जो एक तरफ चूल्हे की लकड़ी और उपले रखे हैं ना, उन्हीं की वजह से आ गए होंगे। तो एक काम करो, उसे साफ कर कर पूरी तरीके से चूल्हे के पास रख दो, फालतू में चूहे हमारी नींद भी खराब करेंगे। ठीक है, वो तो मैं रख दूंगी, लेकिन कहीं आपको भी तो चूहे से डर नहीं लग रहा था ना? अरे मुझे क्यों लगेंगे चूहे से डर? अरे मजाक कर रही थी। ये लो आपका गमछा। आज मैं अपना काम खत्म करके छत की सफाई कर दूंगी। इस तरह से शीला ने अपनी छत की सफाई कर दी। फिर कीड़ों और चूहों जैसी दिक्कत खत्म हो गई। अब सभी लोग आराम से छत पर सोने लगे थे, लेकिन छत पर हवा चलने के बाद भी ठंडक महसूस ही नहीं होती थी। फिर सभी ने छत पर पानी डालना शुरू कर दिया। अब छत सूख जाती है तो सभी लोग सो जाते हैं। आज छत पर लोग ज्यादा देर तक जाग रहे थे क्योंकि हवा कम चल रही थी। आज तो हवा भी नहीं चल रही है, लगता है नींद भी देर से आएगी। ये तो रोज की बात है, हवा चलती है लेकिन शरीर में महसूस ही नहीं होती। अगर यही हवा ठंडी चले तो शरीर को भी ठंडक महसूस होने लगेगी। ठंड हवा तो केवल बारिश और सर्दियों में ही चलती है। जब हम छत पर नहीं सो सकते, क्या फायदा उस ठंडी हवा का? चिंता मत करो, मैंने कुछ सोचा है। कल से हमारे छत पर भी ठंडी हवा चलेगी। ठंडी हवा चलेगी? वो कैसे? हाँ, मैंने सोचा है, जो बीच में कपड़ा टंगा है ना, हम उसे पानी में अच्छे से भिगोकर रस्सी पर डाल देंगे। फिर भीगे कपड़े की वजह से हवा में अपने आप ठंडापन महसूस होने लगेगा। अच्छा, क्या सच में तुम्हारा ये जुगाड़ काम करेगा? ये तो तुम्हें कल खुद ही पता चल जाएगा। चलो कल देखते हैं क्या होता है। इस तरह से शीला ने कपड़ों को पानी में भिगोकर टांग दिया, जिसकी वजह से सच में हवा में थोड़ा बदलाव हो गया। अरे वाह शीला, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या हुआ जी, आज की सब्जी कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट बनी है क्या? नहीं, मैं तो उस गीले कपड़े की बात कर रहा था। रात को सच में पूरे छत पर ठंडक थी, लेकिन एक बात है, छत पर मच्छर भी नहीं जाते। पर दिन में मच्छर काटते, लेकिन इसका जुगाड़ तो धुएं के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। देखती हूँ, सोचने पर कुछ ना कुछ जुगाड़ तो इसका भी मिल जाएगा। चूहे से डरने वाले बच्चे, क्या कर रहे हो? क्या है, तू मुझे ऐसे क्यों कहती है? क्यों, तुझे बुरा लगता है मेरे ऐसे कहने पर? हाँ लगता है, तभी तो बोल रहा हूँ। अच्छा चल ठीक है, आगे से नहीं बोलूंगी, माफ कर दे मुझे। अच्छा सुन, वो मेरी मम्मी ना छत पर अब एक बड़ा सा कपड़ा भिगो कर डालती है, तो जिसकी वजह से हमारी छत ना ठंडी ठंडी हवा से भर जाती है। वहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। तुम्हारी छत पर भी रात में गीला कपड़ा डालते हैं क्या? नहीं, हमारे छत पर तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ तो होता है, इसलिए हम कूलर जैसी हवा का मजा ले पाते हैं। कुछ देर बाद पिंकी वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपनी मम्मी को पिंटू वाली बात बता देती है। इसी के चलते पड़ोसियों ने भी कपड़े वाला तरीका अपना लिया। एक दिन शीला चूल्हे पर खाना बनाते हुए मिट्टी का तेल लकड़ी पर डाल रही थी। तभी थोड़ा तेल उसके हाथ पर गिर जाता है और बदबू करने लगता है। ओहो, ये क्या हो गया? मेरे हाथ पर तो मिट्टी का तेल ही गिर गया। कितनी तेज बदबू कर रहा। ये तेल ना अब हाथ धोना पड़ेगा, तभी जाकर रोटी बना पाऊंगी। वैसे बदबू एक ऐसी चीज है ना जिसे इंसान परेशान हो जाते हैं। अगर कोई बदबू मच्छरों को भगाने में मदद करे तो जब मैं अपने मायके थी तो सुना था कि नीम के तेल के बदबू से कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। क्या पता नीम के तेल से मच्छर भी भाग जाते हो। एक काम करती हूँ, इनसे कहती हूँ कि हमारे घर में आंवले की जगह नीम का तेल लाया करें, फिर उससे हम बालों में लगा लिया करेंगे। क्या पता उसकी बदबू से मच्छर काटना ही बंद कर दे। हाँ, ये जुगाड़ तो ठीक रहेगा। शीला जरा एक लोटा पानी तो लाना। अरे आज आप खेतों से बड़ी जल्दी आ गए, क्या बात है? अच्छा सुनो ना, मैं कह रही थी कि आप जो आंवले का तेल लाते हो ना, उसकी जगह नीम का तेल लाया करो। मुझे लगता है कि उसे सिर में लगाने पर रात में मच्छर काटना बंद कर देंगे। ओह, तो तुमने एक नया जुगाड़ भी खोज लिया। चलो ठीक है, मैं कल सुबह ले आऊंगा। एक जुगाड़ और मेरे दिमाग में और आया है। मैं सोच रही थी ना, तुलसी के पौधों की महक भी मच्छरों को भगाने में मदद करती है, तो क्यों ना छत पर तुलसी के गमले लगा दिए जाएं? ठीक है, लगा कर देख लो। हमें तो बस अच्छी नींद के मतलब है, और कुछ नहीं चाहिए। अगर इन जुगाड़ों से अच्छी नींद आ जाती है तो फिर इन्हें ही करने से कोई बुराई नहीं है। इस तरह से शीला के जुगाड़ से सच में फायदा मिला और छत पर मच्छरों की दिक्कत भी कम हो गई। अरे बहू, तुझे पता है हमारे पड़ोसी मच्छरों से बचने के लिए नीम का तेल सिर पर लगा रहे हैं और तुलसी का पौधा भी लगा रहे हैं। तो माँ जी, हर बार की तरह ये वाला तरीका भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं।
क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही है बहू। इस तरह से पूरा गांव छत पर सोने लगा और शीला के जुगाड़ अपनाकर हर रात की अधूरी नींद पूरी करने लगी। घर के मुख्य द्वार पर बाकी घर वालों के साथ खड़ी शारदा हाथ में आरती की थाली लिए अपनी बहू आरती का घर में स्वागत करती है। लेकिन जैसे ही आरती की नजर घर पर पड़ती है, वो चौंक कर कहती है, हे भगवान, ये क्या, इतना पुराना और टूटा फूटा घर। बहू, ये घर हमारे दादा परदादा के जमाने का है बेटा। जी माँ जी, मुझे देखकर ऐसा ही लगा था। मुझे पता है बेटा, तुझे पुराने घर में रहने की आदत नहीं है ना, इसलिए शायद तू ऐसा कह रही है। ऐसी बात नहीं है माँ जी, लेकिन ये घर कुछ ज्यादा ही पुराना और टूटा फूटा है। हाँ बेटा, घर पुराना तो है। इसकी दीवारें तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी गिर जाएंगी। बस इस बार खेती का सीजन अच्छा हो जाए और हमारी सब्जियां अच्छे दाम में बिक जाए तो हम सबसे पहले इस घर की मरम्मत करा लेंगे। हाँ हाँ माँ जी, जरूर करा लेंगे। चलो भाई, अब बहुत रात हो गई है। सफर में थकान भी काफी हो गई होगी, तुम सब अब आराम कर लो, कल सुबह जल्दी उठना भी है। सुबह जल्दी उठकर शारदा रसोई में पहुंच जाती है। कुछ देर में आरती भी तैयार होकर आ जाती है। आरती को देखकर शारदा कहती है, उठ गई बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। आज तुम सबके लिए बढ़िया सा खाना बना लो। जी माँ जी, मैं अब भी सबके लिए खाना तैयार करती हूँ। हम सब तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए बेताब है बेटा। गर्मी में पसीने से तरबतर होकर आरती सबके लिए खाना बनाती है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार चटाई पर बैठता है और आरती सबको खाना परोसती है। वाह बहू, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने, आज तो मजा ही आ गई। मैंने कहा था ना माँ, आरती के हाथ में जादू है, अब रोज हमें ऐसे ही खाना खाने के लिए मिलेगा। भाभी, आपने तो वाकई कमाल कर दिया। इतना टेस्टी खाना तो मैंने कभी पहले नहीं खाया था। खाना तो वाकई स्वादिष्ट बना है बहू, सभी को पसंद आया है। देख, तेरी सारी मेहनत सफल हो गई। चलो अब खेत पर जाने का समय हो रहा है, आज तो खेत में बहुत काम भी है। हाँ चलते हैं पापा, हमें शाम तक लौट कर भी तो आना है। बहू, आज तुम भी हमारे साथ खेत पर चलो ना। हाँ भाभी, वैसे भी आप घर पर अकेली क्या करोगी? खेत देखोगी तो आपका भी मन बहल जाएगा। हाँ हाँ, मैं भी आप लोग के साथ चलती हूँ ना, मुझे भी अपने खेत देखने का बड़ा मन है। तपती धूप में चलते हुए सब खेत पहुँचते हैं। खेत के बीच में एक पुराना नीम का पेड़ होता है, जिसके नीचे एक चारपाई रखी हुई है। राजेश आरती से कहता है, ये हमारे दादा परदादा के जमाने के खेत है। वैसे थोड़े से ही खेत है ये, लेकिन बस इन्हीं खेतों से ही हमारी रोजी रोटी चलती है। वाह, यहाँ तो कितनी सारी सब्जियां उगी हैं। मुझे तो लगा था कि बस कुछ ही सब्जियां होंगी। भाभी देखो, वहाँ गोभी लगी है, इधर आलू है और उस तरफ मटर और टमाटर। हम सब ने मिलकर उसे उगाया है, इसलिए यहाँ की सब्जियां इतनी फ्रेश होती हैं। शहर में तो बस मुरझाई हुई सब्जियां मिलती हैं। अब तो तुम्हें रोज ताजा ताजा और अच्छी अच्छी सब्जियां खाने को मिलेंगी। हाँ बहू, हम तो अपने खेत की ही सब्जियां खाते, ताजी सब्जी का स्वाद ही अलग होता है। आरती सबके साथ खेत में काम करती है। शाम को सब्जियां लेकर सब घर आते हैं और आरती कहती है, माँ जी आप आराम कीजिए, मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। अरे बेटा, तू रहने दे, तू भी तो थक गई होगी ना। हाँ माँ जी, लेकिन आज खेत की ताजी ताजी सब्जियों से अच्छी सी सब्जी बनाऊंगी तो सारी थकान दूर हो जाएगी मेरी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। आरती चूल्हे पर खाना चढ़ाती है। कुछ देर में अचानक हवा का रुख बदलने लगता है। हे भगवान, ये हवा कितनी तेज चल रही है। बाहर धूल भरी तेज आंधी चल रही है ना बहू, हवा भी इतनी तेज है कि खिड़कियां तो मानो टूट ही जाएंगी। हे भगवान, देखिए काले बादलों के कारण बाहर कितना अंधेरा भी हो गया है। हाँ, लगता है तूफान आने वाला है। क्या तूफान आने वाला है? आरती फटाफट खाना बना लेती है और घबराई आवाज में शारदा से कहती है, माँ जी खाना तैयार है, सब जल्दी जल्दी खाना खा लो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
अरे बेटा डरो मत, यहाँ तूफान तो आते जाते रहते हैं, कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद तूफान शांत हो जाता है। शारदा गहरी सांस भरकर कहती है, चलो आप सब शांत हो गया, लेकिन क्या माँ जी? भाभी कुछ दिन बाद फिर से तूफान आ सकता है। कुछ दिन बाद सच में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और शारदा घबरा कर कहती है, इस बार तो हवा की रफ्तार कुछ ज्यादा ही है, लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। बाहर से चीजें और पेड़ गिरने की आवाजें आ रही है, छत की खपरेल उखड़ने लगी है। हे भगवान, इतना तेज तूफान! सभी जल्दी से घर के बाहर निकलो, लगता है यह घर संभल नहीं पाएगा अब। हे भगवान रक्षा करना, हमारे पास बस एक ही छत है। इस बार तूफान इतनी जोर का होता है कि कुछ ही देर में उनका घर भर कर गिर जाता है। उसकी जगह मलबे का ढेर बन जाता है। आज तो सब खत्म हो गया, हमारा पूरा घर गिर गया। हे भगवान, हमारा तो घर ही हमारा आसरा था, अब वो भी गिर गया, अब हम कहाँ रहेंगे। माँ रो मत, हम यहाँ ताड़पत्री वगैरह से रहने लायक जुगाड़ कर लेंगे। नहीं रितिका, ताड़पत्री ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। हम यहाँ से मलबे के बीच खुले में नहीं रह सकते, यह खतरनाक है। राजेश सही कह रहा है, पर हम जाए कहाँ? गांव में और कोई ठिकाना भी तो नहीं है। पापा, मुझे लगता है कि इससे बेहतर है कि हम अपने खेत ही चलते हैं, कम से कम वहाँ हम सुरक्षित तो रहेंगे। हाँ, अब कोई और चारा भी नहीं है, हमें खेत ही जाना पड़ेगा। क्या खेत में? राजेश जी, वहाँ तो बस एक ही चारपाई है ना, हमारा पूरा परिवार वहाँ कैसे रहेगा? मजबूरी है बेटा, अब खेती हमारा सहारा है। चलो, जो बचा कुचा सामान है वो उठाओ और खेत चलो। सामान लेकर अंधेरे में चलते हुए सब खेत में जाते हैं और नीम के पेड़ के नीचे रखी चारपाई पर बैठने की कोशिश करते हैं। हे भगवान, 5 लोगों को अब इस एक चारपाई पर सोना पड़ेगा। हाँ बेटा, अब यही करना पड़ेगा। अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, मैंने तो कुछ दिन भी अपने घर में सुकून से नहीं रह पाई। बहू क्या सोच रही है, बस कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ बेटा, तकलीफ होगी लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। गर्मी और उमस के बीच सभी उस एक चारपाई पर जैसे तैसे सोने की कोशिश करते हैं कि अचानक रितिका का हाथ नींद में जोर से आरती की नाक पर लगता है और वो कहती है, ओ माँ, हे भगवान, मेरी तो नाक ही तोड़ दी। रितिका, क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ भाभी? मैंने क्या किया? तुम्हारी कोनी मेरी नाक पर लगी है, देखो नाक टूट गई मेरी। माफ करना भाभी, गलती से हो गया। रितिका का हाथ कितनी जोर से लग गया राजेश जी, देखिए जरा। शांत हो जाओ आरती। रितिका, हाथ थोड़ा इधर कर लो। जी भैया। आरती फिर से सोने की कोशिश करती है लेकिन गर्मी और घुटन उसे सोने ही नहीं देती। थोड़ी देर बाद शारदा का पैर नींद में आरती के ऊपर आ जाता है। हे भगवान, अब ये क्या है? माँ जी, आपका पैर। माफ करना बेटा, जगह ही इतनी कम है, क्या करूं? तुम सोने की कोशिश करो। यहाँ तो मैं सो ही नहीं सकती, कभी हाथ लग रहा है तो कभी पैर, और गर्मी से मेरा दम घुट रहा है। आरती, 5 बज गए, उजाला होने वाला है, चलो उठ ही जाओ। हम दोनों ना खेत में घूम कर आते हैं। ठीक है, चलिए। वैसे भी यहाँ लेटने का कोई फायदा नहीं है। हाँ चलो, ताजा हवा में तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। राजेश और आरती बातें करते हुए खेत की पगडंडियों पर चलते हैं। गुस्सा ठंडा होने के बाद आरती कहती है, राजेश जी, मैं यहाँ से थोड़ी धनिया और मिर्ची तोड़ लेती हूँ, आज खाने के साथ ताजी चटनी बनाऊंगी। यह हुई ना बात, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। दोनों सब्जियाँ तोड़कर वापस लौटते हैं। महेश और शारदा अपने साथ लाए बर्तनों को साफ करते हुए कहते हैं, अरे तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैं तो डर ही गई थी। माँ जी, हम बस ताजा हवा खाने थोड़ा बाहर घूमने चले गए थे। अच्छा किया बेटा, वैसे भी उमस हो रही थी। देखिए, मैं खेतों से ताजी धनिया मिर्ची तोड़ के लाई हूँ, अब इसकी अच्छी सी चटनी बनाऊंगी। वाह बहू, बहुत अच्छा किया, ताजी चटनी के साथ रोटियां खाने में तो मजा ही आ गया। तुम चूल्हा जलाकर रोटियां भी सेक लो बेटा। आरती जैसे ही चूल्हे में आग जलाती है, हवा की वजह से खेत की मिट्टी और धूल उड़ने लगती है। बाप रे, इतनी धूल उड़ रही है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है।
चूल्हा कैसे जलेगा अब? घर की रसोई में तो कम से कम 4 दीवारें तो थी, यहाँ तो हवा के कारण चूल्हा जलाने में भी बड़ी परेशानी हो रही। हाँ माँ जी, धुएं से आंखें लाल हो रही हैं और धूप और गर्मी से तो पसीना आ रहा है। हाँ बेटा, चाह कर भी तबीयत के कारण मैं मदद नहीं कर सकती। कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। आरती को परेशान होता देखकर राजेश उसके पास जाकर कहता है, आरती, तुम्हें धूप से परेशानी हो रही होगी, मैं तुम्हारे लिए कपड़ा टांग देता हूँ ताकि सीधी धूप तुम पर ना पड़े। खाना बनता है और सबका खाना होने के बाद आरती के चेहरे पर नींद और थकान साफ दिखने लगती है। बहू, तुम्हें तो बहुत नींद आ रही है बेटा। हाँ माँ जी, नींद और थकान की वजह से मेरा सिर चकरा रहा है, थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। हाँ बेटा, सो जाओ, अभी चारपाई भी खाली पड़ी है। मैं और राजेश भी जरा खेत पर काम कर लेते हैं। माँ, मैं पेड़ से कच्चे आम तोड़ कर लाती हूँ, दोपहर में आम पन्ना बनाएंगे। आरती चारपाई पर लेट जाती है। उसकी आंख लगने ही वाली होती है कि शारदा की सहेली विनीता आ जाती है। अरे शारदा, मैंने सुना तुम्हारा पूरा घर गिर गया और तुम लोग यहाँ खेत में रह रहे हो। हाँ विनीता, अब बस क्या बताओ, कुदरत का कहर टूट पड़ा हम पर। बड़ी मुसीबत है, ला मुझे भी थोड़ी जगह दे, बड़ी दूर से चलकर आई हूँ, कमर टूट गई है मेरी। हे भगवान, एक ही तो चारपाई है, उस पर भी आकर बैठ गई, अब मैं कहाँ सोऊं? बहू, जा जरा चाची के लिए पानी लेकर आ तो। आरती पानी लेकर आती है और विनीता को देती है। काफी देर तक दोनों की बातें चलती हैं और आरती बैठी रहती है। रात को सोते समय, माँ जी, मैं यहाँ नीचे चटाई बिछाकर सो जाती हूँ। चारपाई पर इतने लोगों के बीच सोने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। नहीं बहू, जमीन बहुत गीली है और यहाँ कीड़े मकोड़ों का भी डर है, तो नीचे मत सो बेटा। कुछ नहीं होगा, मैं सो जाऊंगी, मुझे बस खुली जगह चाहिए वरना मेरा दम घुट जाएगा। अच्छा ठीक है, जैसी मर्जी। आरती चादर बिछाती है और जमीन पर ही सो जाती है। कुछ देर बाद आरती को अपनी गर्दन पर कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है और वो चीखती है, हे माँ, ये क्या है? हे भगवान, ये तो एक छोटा सा सांप है। देखा बहू, यहाँ जमीन पर सोना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बहू, आज के बाद तू अपनी नहीं चलाएगी, अब तो चुपचाप चारपाई पर ही सोएगी। हाँ, और कोई बहस नहीं। जी, मैं चारपाई पर ही सो जाती हूँ। अगली सुबह आरती की कमर अकड़ जाती है और उसे अपनी किस्मत पर रोना आता है। हे भगवान, चारपाई पर सोना तो बड़ा कठिन है, ना ढंग से नींद आती और ना आराम मिलता है। बहू, अब तो जल्दी से खाना बना ले, खेत में काम बहुत है। धुएं और गर्मी के बीच आरती फिर से चूल्हा फूंकने लगती है। राजेश भी वहीं बैठ जाता है। तभी रीतिका वहां आ जाती है। भाभी, खाना बन गया क्या? बड़ी भूख लगी है। एक तो मैं परेशान हो रही हूँ, ऊपर से इसको बस खाने की पड़ी है। बस थोड़ी देर में बन जाएगा रीतिका। ठीक है भाभी। राजेश जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो, क्या बात करनी है? क्या बात हो गई? राजेश जी, कब तक हम यूं चारपाई पर सोते रहेंगे? आरती, मुझे पता है तुम तकलीफ में हो, हम सब भी तो परेशान हैं। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। गर्मी, धूल, कीड़े और ऊपर से ये एक ही चारपाई। लेकिन भगवान से प्रार्थना करने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं? इतनी गर्मी में सब्जी के खेत में एक ही चारपाई पर सोने वाला ससुराल तो मैंने पहली बार देखा है राजेश जी। वो तो है, लेकिन हिम्मत रखो आरती, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। राजेश आरती को तसल्ली देकर शांत करता है। शाम को ताजा पानी लाने के लिए आरती कुएं की ओर चली जाती है, जहां गांव की और भी औरतें खड़ी हैं। बहुत तूफान में तुम्हारा घर टूट गया, सुनकर बहुत दुख हुआ। सुना है इतनी गर्मी में सब्जी के खेत में एक ही चारपाई पर पूरा ससुराल सो रहा है। हाँ चाची, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हम गरीबों की तो किस्मत ही ऐसी है, दिन रात एक करके सब्जियां उगाते हैं, फिर भी साहूकार इतने कम दाम पर लेता है। क्या? क्यों चाची, क्या हम इन्हें और कहीं नहीं बेच सकते? कैसे बेचेंगे बेटा, ना तो हम शहर में किसी को जानते हैं और ना कोई हमें जानता है। बस इसी बात का तो साहूकार फायदा उठाता है। लेकिन कोई तो ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा ना कि हमारी सब्जियां सीधे शहर में बिके और हमें सही दाम मिले। तुम पढ़ी लिखी हो बेटा, तुम ही कोई रास्ता निकालो। आरती पानी भरकर वापस लौटती है। चारपाई पर बैठी एक लड़की को देखते ही उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। मानसी, तुम यहाँ? आरती, कैसी है तू? मुझे आज पता चला यार तेरे घर के बारे में।
बहू, मानसी कब से तेरा इंतजार कर रही है। जा इसके लिए कुछ लेकर आ। मानसी तो बैग मैं तेरे लिए अभी आम का पन्ना बना कर लाती हूँ। भाभी, आप अपनी सहेली से बातें करो, इन्हें खेत दिखाओ, मैं आम का पन्ना बना कर लाती हूँ। चल मानसी, मैं तुझे अपने खेत दिखाती हूँ। वाह आरती, ये तो कितनी ताजी सब्जियां हैं। क्या तुम लोग इसमें केमिकल डालते हो? कुछ नहीं मानसी, हम तो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं। देखिए गोभी, कितनी अच्छी खुशबू है ना इसकी। रितिका आम का पन्ना लेकर आती है। मानसी एक घूंट पीती है और खुश हो जाती है। वाह यार, ये तो बहुत फ्रेश और टेस्टी है। आरती, पता है शहर में ऑर्गेनिक सब्जियों की बहुत मांग है, लोग इसके लिए मुंह मांगा दाम देते हैं। क्या फायदा मानसी, यहाँ तो साहूकार कौड़ियों के भाव लेता है। तू चिंता मत कर, मैं शहर में कुछ स्टोर्स को जानती हूँ। मैं तेरी इन सब्जियों को कुछ सैंपल लेकर जाऊंगी, उन्हें जरूर पसंद आएगा। मानसी सब्जियों के सैंपल लेकर चली जाती है। आरती के मन में एक नई उम्मीद जगती है। लेकिन अगले ही दिन साहूकार खेत में आ धमकता है और कहता है, कहाँ है महेश जी? सुनो, ये तुम्हारा घर टूट गया है। आइए साहूकार जी, क्या करे, हम पर कुदरत की मार पड़ी है। ठीक है, जो होना था वो तो हो गया। देख रहा हूँ कि तुम्हारी सब्जियां एकदम तैयार हो गई हैं। जी सेठ जी, तैयार तो हो गई है। तो फिर कल ही अपने आदमियों को मैं भिजवाता हूँ लेने के लिए। साहूकार जी, सब्जियां तो तैयार हो गई हैं, पर इस बार जरा रहम करना। हाँ सेठ जी, हमारा घर गिर गया, सिर छिपाने की जगह नहीं है, इस बार थोड़े ज्यादा पैसे दे देना। देखो, पैसे तो मैं उतने ही दे पाऊंगा जितना हमेशा देता हूँ। हम पर रहम कीजिए सेठ जी। देखो, ज्यादा नखरे करोगे तो सब्जियां खेत में ही सड़ जाएंगी। मेरे सिवा गांव में कोई और नहीं खरीदेगा। साहूकार जी, आप ये सब्जियां शहर ले जाकर 5 गुने दाम में महंगे बेचते हैं, फिर हमें इतना कम क्यों देते हैं? ए बहू, तू बीच में मत बोल। क्यों ना बोलूं, हम सही दाम ही तो मांग रहे हैं बस। तुझे क्या पता व्यापार क्या होता है? गाड़ी मजदूर लगाकर सब्जियों को शहर लेकर जाना पड़ता है, उसमें पैसा नहीं लगता क्या? लेकिन ठीक है साहूकार जी, कल भेज देना आदमियों को, हम सब्जियां तैयार रखेंगे। साहूकार चला जाता है। आरती का खून खौल जाता है और वो राजेश और महेश से कहती है, पापा जी, आपने मुझे बोलने से क्यों रोक दिया? बेटा, वो अच्छा आदमी नहीं है। चाहे जो भी हो, हम साहूकार को सब्जियां नहीं देंगे। हमें सब्र रखकर मानसी की खबर का इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कि आरती सही कह रही थी, हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। मानसी पढ़ी लिखी है, वो गलत नहीं बोलेगी। लेकिन बेटा, मुझे तो अभी भी साहूकार का डर सता रहा है, कहीं हम मुसीबत में ना पड़ जाएं। आप घबराइए मत माँ जी, हम किसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। अगली सुबह पूरा परिवार खुशी खुशी सब्जियां तोड़ने में जुट जाता है। तभी साहूकार के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और आरती निडरता से कहती है, जाके अपने मालिक से कह दो, आज हम सब्जियां नहीं बेच रहे, हमें शहर में ग्राहक मिल गया है। साहूकार के आदमी चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मानसी लोडिंग गाड़ी और 2 व्यापारियों के साथ खेत में दाखिल होती है। देखो मानसी, आ गई, सब्जियां लेकर बोरियों में भर दीजिए। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत की किसी और को माल बेच दिया? हाँ, बेच दिया, जो करना है कर लीजिए। बहुत पछताओगे तुम लोग। शहर वाला एक ही दिन खरीदेगा, फिर तुम मेरे पास ही आओगे। मैं एक भी सब्जी नहीं खरीदूंगा। साहूकार जी, अब आपकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। मैं खुद इनकी सब्जियों को सीधी डील शहर से बड़े स्टोर से करवाऊंगी। हाँ साहूकार जी, अब हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। अब हमारा पसीना हमारे काम आएगा, आपकी तिजोरी भरने के नहीं। महेश आरती से कहता है, आरती बेटा, तू तो साक्षात लक्ष्मी बनकर आई है। आज तक हमने एक साथ इतने पैसे कभी नहीं देखे। बहू, मुझे माफ कर देना, मैं तो डर गई थी, पर तूने तो सबका ही नसीब बदल दिया। भाभी, अब तो हम पक्का घर बनाएंगे और मेरे लिए एक अलग कमरा भी। हाँ रितिका, सबका अपना कमरा होगा और हम अब उस चारपाई को अपने आंगन में शान से रखेंगे, ताकि हमें याद रहे कि हमने कैसे संघर्ष किया था। कुछ ही महीनों में खेत के पास एक पक्का मकान खड़ा हो जाता है। अब गर्मी की दोपहर में कूलर की हवा चलती है और पूरा परिवार खेत की ताजी सब्जियां खाता है। ये तो सही बात है। ये हम सबकी मेहनत का नतीजा है माँ जी और पापा जी। हमने दिखा दिया कि अगर परिवार साथ हो और सोच सही हो तो घर में सारी मुश्किलें खत्म हो सकती है, हर मुश्किल का रास्ता निकल सकता है।
हाँ राजेश जी, हम तो वो दिन हमेशा याद रखेंगे जो हम सबने गर्मी में सब्जी के खेत में एक ही चारपाई पर बिताए थे। हाँ, जिसकी वजह से हमें मेहनत करने की प्रेरणा मिली और परिवार की कीमत भी पता चली। एक बहू और 1000 नखरे। सुबह के 8 बज रहे हैं। गोकुल निवास की रसोई में मीना पसीने से तरबतर होकर नाश्ता बना रही है, जबकि डाइनिंग टेबल पर सरोज देवी अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाए बहू के आने का इंतजार कर रही है और कहती है, मीना, आज फिर 8 बज गए। वो महारानी अभी तक सोकर नहीं उठी क्या? सूरज सिर पर आ गया है और हमारी नई बहू के नखरे खत्म ही नहीं हो रहे। माँ जी, मैंने 3 बार दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से जवाब आया कि अभी ब्यूटी स्लीप चल रही है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं तो तंग आ गई हूँ इसके रोज रोज के ब्यूटी स्लीप से। पता नहीं आज के जनरेशन के बच्चों को ये क्या लत लगती जा रही है। तभी सीढ़ियों से तानिया उतरती है। उसके हाथ में आईफोन है और चेहरे पर महंगा फेस मास्क। उसने रेशमी नाइट सूट पहना है, जिसे देखकर सरोज देवी का पारा चढ़ जाता है। तानिया सबसे एक ही बोलती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे मॉर्निंग तो गुड नहीं है, क्योंकि रात को एयर प्यूरिफायर ने काम करना बंद कर दिया था। मेरी स्किन कितनी डल लग रही है ना? बहू, यहाँ स्किन नहीं, रसोई की इज्जत डल हो रही है। इस घर की रस्म है कि बहू सूरज उगने से पहले उठती है और रसोई संभालती है। तुम यहाँ फेस मास्क लगाकर घूम रही हो, ये क्या तरीका है? तानिया ने बड़े नखरे से कुर्सी खींची और उस पर बैठ गई। उसने मेज पर रखी पराठों की थाली को ऐसे देखा जैसे वो कोई कचरा हो। रमेश जी ने अखबार के पीछे से नजरें घुमाई। फिर तानिया नखरे भरे अंदाज में कहती है, ओह माय गॉड, ये तेल से लथपथ पराठे। मम्मी जी, क्या आप मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की साजिश कर रही हैं? मुझे तो एवोकाडो टोस्ट और ओट्स मिल्क चाहिए। इतना ऑयली नाश्ता मैं नहीं कर सकती, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटा, हमारे घर में तो पीढ़ियों से यही नाश्ता बन रहा है। और ये ओट्स मिल्क क्या होता है? दूध तो गाय देती है, ये ओट्स कहां से दूध देने लगे? आर्यन चुपचाप अपनी प्लेट में नजरें गड़ाए बैठा था। उसे पता था कि अगर उसने मुंह खोला तो आग और भड़क जाएगी। पर सरोज देवी ने उसे बीच में घसीट ही लिया और आर्यन से कहती है, आर्यन, देख रहा है अपनी बीवी के नखरे? कल इसे मोगरे की महक से एलर्जी थी, परसों इसे मंदिर की घंटी से सिर दर्द था, और आज इसे हमारे खाने से दिक्कत है। आखिर ऐसे कैसे चलेगा बेटा? मैं तो इसके रोज रोज के नखरे से पागल हो जाऊंगी। थोड़ा समझा इसको। माँ, वो तानिया को थोड़ा वक्त लगेगा एडजस्ट होने में। तानिया प्लीज आज खा लो ना, भाभी ने बड़ी मेहनत से बनाया है। देखो, अगर तुम्हें तबीयत खराब होने का डर है तो थोड़ा कम ही खाना। आर्यन की बातें सुनकर तानिया ने अपनी उंगली की टिप से पराठे को छुआ और फिर नाक सिकोड़ ली। उसने अपने फोन में कुछ टाइप किया और फिर जोर से आह भरी, जैसे उस पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। फिर कहने लगी, मेहनत तो जिम में भी होती है आर्यन, पर उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कुछ भी अनहेल्दी खा लूं। मम्मी जी, मेरे लिए अलग से हिमालयन पिंक सॉल्ट मंगवा दीजिए। मुझे नॉर्मल नमक से ब्लोटिंग होती है, मैं इसे नहीं खा सकती। भाभी, नमक तो नमक होता है, अब हिमालय से मंगवाओ या समुद्र से। यहाँ 100 काम पड़े हैं और आपको नमक के रंग की चिंता है। क्या बच्चों जैसे नखरे कर रही हैं? जो भी है खा लीजिए, आखिर घर के और सभी लोग तो खा ही रहे हैं ना। तानिया ने मीना की तरफ एक तिरछी नजर डाली। उसे पता था कि मीना को जलन हो रही है, क्योंकि तानिया को काम नहीं करना पड़ रहा। दादी ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और हंसने लगी। अरे सरोज, ये तो अभी ट्रेलर है। इस बहू के पास 1000 नखरे हैं और हर नखरे की एक नई कहानी। आज नमक गुलाबी चाहिए तो कल पानी भी नीले रंग का मांगेगी। और ढूंढो रंग बिरंगी बहू। हंसी मत माँ जी। बहू, आज दोपहर को पूजा है और तुम्हें साड़ी पहनकर बैठना होगा। ये नाइट सूट और फेस मास्क उतारो और तैयार हो जाओ। तानिया ने अपनी आंखों को गोल गोल घुमाया। उसे साड़ी पहनने के नाम से ही चिढ़ थी। ऊपर से भारी गहने पहनना उसे किसी सजा से कम नहीं लग रहा था। तानिया ने फटाक से जवाब दिया, साड़ी इन दिस वेदर? मम्मी जी, मेरा फैब्रिक सेंस बहुत सेंसिटिव है। मुझे सिर्फ प्योर शिफॉन चाहिए, वो भी पेस्टल कलर्स में। ये लाल पीले बनारसी साड़ी पहनकर मैं किसी जोकर जैसी लगूंगी।
मैं नहीं पहन सकती। जोकर लगो या रानी, पहननी तो वही पड़ेगी जो मैंने निकाली है। और याद रखना, अगर पूजा में तुम्हारे नखरे शुरू हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। तानिया उठी और अपने कमरे की तरफ चल दी, पर जाते जाते उसने एक और बम फोड़ दिया। उसने मेज पर रखे पानी के गिलास को देखा और फिर उसे छोड़ दिया और पानी पर तंज कसते हुए बोली, वैसे मम्मी जी, क्या इस घर का पानी कॉपर चार्ज्ड है? अगर नहीं है तो मेरा डाइजेशन खराब हो सकता है। आर्यन, मेरे लिए मटके का नहीं, एल्कलाइन वाटर मंगा दो। आज से मैं वही पीऊंगी। तानिया, अब क्या पानी भी विदेश से मंगाऊं? चुपचाप जो मिल रहा है पी लो, वरना मां मुझे घर से निकाल देगी। सरोज देवी ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस नखरेबाज बहू को कैसे सुधारे। उधर रसोई में मीना बुदबुदा रही थी और तानिया अपने कमरे में जाकर अपनी सहेली को कॉल लगाने लगी और कॉल पर बात करते हुए कहती है, यार नेहा, ये घर है या कोई म्यूजियम? यहाँ तो लोग सांस भी पुराने जमाने के हिसाब से लेते हैं। मम्मी जी तो हिटलर की नानी है, हर चीज में डिसिप्लिन। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुन रही हूँ मैं, जुबान बहुत चलती है तुम्हारी। काश कि तुम्हारा हाथ भी काम में इतना ही चलता। जल्दी तैयार होकर नीचे आओ। तानिया ने फोन रखा और आईने में खुद को देखा। उसने ठान लिया था कि वो सरोज देवी के अनुशासन को अपने नखरों से मात देकर रहेगी। गोकुल निवास की शांति अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तानिया खुद से कहती है, देखते हैं मम्मी जी, आपकी जिद जीतती है या मेरे नखरे। आज की पूजा तो यादगार बनकर ही रहेगी। अभी क्या याद रखेंगी कि कैसी बहू से पाला पड़ा है। दोपहर के 12 बज चुके थे। पंडित जी आ गए थे और पूरा घर अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। सरोज देवी ने सबको नीचे बुलाया, पर तानिया का कहीं पता ही नहीं था। आर्यन, अपनी बीवी को लेकर आ। पंडित जी मुहूर्त निकाल रहे हैं। अगर वो अब भी तैयार नहीं हुई है तो मैं खुद ऊपर जाकर उसे खींच के लाऊंगी। जल्दी जा। माँ, वो आ रही है, बस थोड़ा टचअप कर रही है। उसने कहा कि लाइटिंग के हिसाब से उसका मेकअप मैच नहीं कर रहा। तभी तानिया नीचे उतरी, पर उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने साड़ी तो पहनी थी, पर उसके साथ उसने सनग्लासेस लगा रखे थे और हाथ में एक छोटा सा बिजली वाला पंखा ले रखा था। अरे, ये जजमान की पत्नी है या किसी फिल्म की शूटिंग से आई हीरोइन? अरे चश्मा उतारिए बहू, भगवान को तो कम से कम सीधा देखिए। सॉरी पंडित जी, ये यूवी रेज बहुत तेज है और मुझे माइग्रेन हो सकता है। और मम्मी जी, इस पंखे के बिना मैं एक सेकंड नहीं बैठ सकती। मुझे गर्मी से एलर्जी है। सरोज देवी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उन्हें लगा कि उनके खानदान की नाक कट रही है। रमेश जी ने अपनी हंसी रोकने के लिए अखबार से अपना मुंह पूरी तरह ढक लिया। तान्या, ये तमाशा बंद करो और चुपचाप यहाँ बैठो। ये पंखा और चश्मा अभी इसी वक्त हटाओ, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम इस घर की बहू हो। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मम्मी जी, रूल्स तो रूल्स होते हैं, पर हेल्थ इज वेल्थ। अगर मैं बेहोश हो गई तो पूजा अधूरी रह जाएगी। फिर मत कहिएगा कि मैंने नखरे किए। मैं कह रही हूँ, जब मुझे दिक्कत है तो आप क्यों नहीं समझ रही हैं? दादी ने ताली बजाई और खिलखिलाकर हंसने लगी। गोकुल निवास में आज परंपरा और नखरों के बीच एक ऐसा दंगल शुरू हुआ था जिसका अंत किसी को पता नहीं था। फिर दादी कहती है, वाह रे मेरी बहू, 1000 नखरे और एक अकेली सास। सरोज, आज तो तू हार गई। इस लड़के ने तो भगवान के सामने भी अपनी शर्त रख दी। अब आगे क्या होगा, अब भगवान ही जाने। थैंक यू दादी, कम से कम आप तो मुझे समझती हैं। अब पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए, पर थोड़ा फास्ट। मुझे 3 बजे अपना स्किन रूटीन फॉलो करना है। अपने हेल्थ से मैं किसी भी तरह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। सरोज देवी ने हाथ जोड़कर भगवान की तरफ देखा, जैसे वो पूछ रही हों कि उन्हें पिछले जन्म के किस पाप की सजा मिली है। तान्या ने बड़े नखरे से चश्मा थोड़ा नीचे किया और मुस्कुराकर अपनी सास की तरफ देखा। पूजा खत्म हो चुकी है, पर घर का माहौल अब भी गर्म है। सरोज देवी ने तय कर लिया है कि तान्या के नखरों का इलाज काम से ही होगा। उन्होंने अपनी बड़ी बहू मीना को किनारे ले जाकर एक गुप्त योजना बनाई और उसे अच्छे से समझाया और कहा,
मीना, आज शाम का पूरा खाना तानिया बनाएगी। और हाँ, रसोई की एसी और पंखा दोनों खराब कर दो। जरा देखे इसके नखरे गर्मी में कितने टिकते हैं। जब गर्मी में खाना बनाएगी तब इसकी सारी नौटंकी खत्म हो जाएगी। माँ जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे भी इसे हाथ लगाने की आदत नहीं है। आज आटे और पसीने में इसके स्किन का सारा ग्लो निकल जाएगा। तब समझ में आएगा कि काम करने और नखरे दिखाने में कितना अंतर होता है। शाम के 4 बज रहे हैं। तान्या अपने कमरे में नेटफ्लिक्स देख रही है। तभी सरोज देवी ने दरवाजा जोर से खटखटाया। उनके हाथ में रसोई की चाबियां थी और चेहरे पर एक विजयी मुस्कान। सरोज देवी तान्या से कहती है, बहू, आज मीना की तबीयत ठीक नहीं है और मेरे घुटनों में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। आज रात का खाना तुम्हारे हाथ का होगा। और सुनो, बाहर से ऑर्डर करने का सोचना भी मत, क्योंकि हमें बाहर का खाना खाने की आदत नहीं है। ओह गॉड, कुकिंग! मम्मी जी, किचन में तो मैं 1 सेकंड भी नहीं रुक पाऊंगी। मुझे आग की गर्मी से स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। मेरी स्किन हीट सेंसिटिव है। डॉक्टर ने आग से दूर रहने को कहा है। सरोज देवी ने तान्या की बातों को अनसुना कर दिया और उसे खींचकर रसोई में ले गई। रसोई में घुसते ही तान्या ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया, क्योंकि वहां उमस बहुत ज्यादा थी। वो खुद को बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रही थी। What? यहाँ पंखा क्यों नहीं चल रहा? और ये लाइट इतनी डिम क्यों है? आर्यन, जल्दी आओ। यहाँ सरवाइव करना मेरे बस की बात नहीं है। आर्यन अभी बाजार गया है, पंखा खराब है और मैकेनिक कल आएगा। अब चुपचाप ये सब्जियां काटो और चूल्हा जलाओ, वरना रात को सबको भूखा सोना पड़ेगा। सरोज देवी बाहर जाकर सोफे पर बैठ गई और छिपकर रसोई का नजारा देखने लगी। तान्या ने बड़े नखरे से अपने रेशमी दुपट्टे को कमर में बांधा और चाकू उठाया, जैसे वो कोई तलवार हो। ये चाकू कितना बेकार है। और ये प्याज, छी, इसकी स्मेल मेरी नाक में घुस जाएगी। मम्मी जी, क्या हमारे पास टीयर्स फ्री प्याज नहीं है? भाभी, प्याज तो रुलाने के लिए ही होते हैं। जल्दी कीजिए, वरना ससुर जी के आने का वक्त हो जाएगा और उन्हें देर से खाना पसंद नहीं है। अब नखरेबाजी बंद कीजिए। आधे घंटे बाद तान्या का बुरा हाल था। उसका फेस मास्क पसीने से बहकर उसकी गर्दन तक आ गया था। उसने गुस्से में चूल्हा जलाया, पर लाइटर काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे मीना ने गीला कर दिया था। तान्या परेशान होकर कहती है, हे भगवान, ये लाइटर भी डेड है। क्या इस घर में कुछ भी स्मार्ट नहीं है? मम्मी जी, मुझे माचिस से डर लगता है। इससे विस्फोट हो सकता है। मैं आग कैसे जलाऊं? कोई दिक्कत नहीं है बहू, डरो मत। माचिस जलाओ और रोटियां तवे पर डालो। और हाँ, याद रखना, रोटियां गोल होनी चाहिए, नक्शा नहीं बनाना है। तान्या ने जैसे तैसे आग जलाई और आटा गूंथना शुरू किया। उसने आटे के परत में अपनी उंगलियां डाली और उसे लगा जैसे वो किसी कीचड़ में फंस गई हो। उसके लंबे नाखून आटे से भर गए। तान्या झुंझला कर कहती है, आर्यन, देखो मेरा मैनिक्योर बर्बाद हो गया। मम्मी जी, ये आटा बहुत चिपचिपा है। क्या हम रेडीमेड रोटियां नहीं मंगवा सकते? तान्या, क्या हुआ? रसोई में इतना धुआं क्यों है? माँ, आपने इसे अकेले यहाँ क्यों छोड़ दिया? ये चाय भी नहीं बना पाती, फिर ये खाना कैसे बनाएगी? आर्यन को देखते ही तान्या ने रोने का नाटक शुरू कर दिया। उसने अपने आटे वाले हाथ आर्यन के सफेद शर्ट पर लगा दिए और उसके गले लग गई। सरोज देवी ये देखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। आर्यन, देखो मम्मी जी मुझसे लेबर वर्क करवा रही है। यहाँ पंखा भी नहीं है और ये प्यास मुझे टॉर्चर कर रही है। मेरी आईलैशेस झड़ने लगी है गर्मी से। लेबर वर्क? खाना बनाना कर्तव्य होता है बहू। और आर्यन, तू चुप रह। आज इसे खाना बनाना ही होगा। ये इसके नखरों का डिटॉक्स है। तू बीच में मत पड़। तान्या ने अचानक एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें पोंछी। उसके दिमाग में एक नया नखरा आया। उसने गैस बंद की और बड़े स्टाइल से अपनी गीली जुल्फें पोंछ ली और कहती है, ओके मम्मी जी, अगर आप चाहती है कि मैं कुक करूं तो मैं करूंगी, पर मेरा एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे किचन में ब्लूटूथ स्पीकर्स और एर्गोनॉमिक चेयर चाहिए, वरना मेरा पोस्चर खराब हो जाएगा।
अरे भाई, ये रसोई है या जिम? बहू जो है उसी में बना लो, हम सबको भूख लगी है। अब और कितना इंतजार करवाओगी? पापा जी, बिना म्यूजिक के मेरी पॉजिटिव एनर्जी खाने में नहीं जाएगी, और अगर खाना नेगेटिव बना तो आप सबको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। चॉइस आपकी है, जैसा कहें। दादी अपनी व्हीलचेयर पर रसोई तक आई और तानिया के आटे वाले चेहरे को देखकर जोर से ठहाका लगाया। उन्हें तानिया के पलटवार में बड़ा मजा आ रहा था। दादी बोली, सरोज हार मान ले, तेरी बहू ने हेल्थ और हाइजीन का ऐसा खेला खेला है कि तू कुछ नहीं बोल पाएगी। चल बहू, तू बाहर जा, आज मैं सबको अपनी पसंद का पकौड़ा बनाकर खिलाऊंगी। नहीं माँ जी, आज तो ये बनाकर ही रहेगी। तान्या, जाओ और रोटियां बनाओ, वरना मैं तुम्हारा ये फोन 7 दिन के लिए जब्त कर लूंगी। तानिया का चेहरा उतर गया। फोन जब्त होने की बात सुनकर उसने तुरंत बेलन उठाया। उसने पहली रोटी बेली, ऑस्ट्रेलिया के नक्शे जैसी बनी थी। उसने उसे तवे पर डाला और जानबूझकर उसे जलने दिया। ओप्स, ये तो चारकोल फ्लेवर्ड रोटी बन गई। मम्मी जी, आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। आप पहली रोटी खाएंगी? आपको अच्छी लगेगी। ये रोटी है या कोयला? तान्या, तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो? मीना, जरा चखो तो ये इसने क्या बनाया है। माँ जी, दाल में नमक की जगह इसने पिसी हुई चीनी डाल दी है। ये कह रही है इसे खट्टा मीठा गुजराती टच दे रही है। पूरा घर तानिया के इस कुकिंग एक्सपेरिमेंट से दहल गया। सरोज देवी समझ गई कि तानिया को काम सिखाना यानी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। तानिया ने बड़े नखरे से अपना हाथ धोया और लोशन लगाने लगी। सॉरी मम्मी जी, मेरी क्रिएटिविटी शायद आप लोगों के टेस्ट से मैच नहीं करती। अब मैं जा रही हूँ अपना फेस वॉश करने, बहुत टैनिंग हो गई है। ओह गॉड। जा, चली जा। मीना, तू ही बना खाना। इस लड़की के 1000 नखरे सहना आसान नहीं है, पर इसके हाथ का खाना खाना मौत को दावत देना है। तानिया मुस्कुराती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई और आर्यन को आंख मार दी। आर्यन ने राहत की सांस ली। सरोज देवी रसोई की चौखट पर माथा पकड़कर बैठ गई, जबकि दादी और रमेश जी दबे पांव हंस रहे थे। अरे नैना, इस कटोरे में क्या लेकर आई हो? आज कुछ घर में नया बना है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा अचार था। अच्छा अच्छा, वैसे भी खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। रुको मैं जरा चख कर देखता हूँ। हाँ क्यों नहीं, खाकर देखो ना। रोटी और दाल के साथ मिलाकर खाना और ज्यादा टेस्टी लगेगा। हाँ, सच में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। वैसे कहाँ से खरीद कर लाई हो इसे? अरे आप तो कुछ भी बोलते रहते हो, हर चीज खरीदने की थोड़ी होती है। इसे तो मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया था। ओह अच्छा, सच में काफी ज्यादा टेस्टी है। क्या बात है, तुम इतना टेस्टी अचार भी बनाती हो? मुझे तो आज ही पता चला। शुक्रिया जी, जो आपने मेरा अचार पसंद कर लिया। अच्छा सुनो नैना, मैं कह रहा था कि कल मेरा दोस्त नीलेश आने वाला है, तो उसके लिए खाने पीने का इंतजाम पहले से कर लेना। ठीक है जी। अगले दिन शैलेश रास्ते से ही नीलेश को लेकर घर आता है। चल यार, कुछ खा पी लेते, फिर आराम से बातें कर लेंगे। हाँ क्यों नहीं। अरे नैना, टेबल पर खाना ले आओ। ठीक है जी, अभी लाई। और बता यार, भाभी ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। और तू बता, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है यार, बस खाने पीने के प्रोडक्ट्स की शुरुआत की, देखते क्या रिस्पॉन्स आता है। ये लीजिए, और हाँ, मैं आपका पसंदीदा अचार भी लेकर आई हूँ। भैया आप भी लेंगे क्या? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर ये अचार शैलेश का पसंदीदा है तो एक बार मैं भी इसे चखकर जरूर देखूंगा। हाँ क्यों नहीं, लीजिए ना, मैं आपकी प्लेट में परोस देती हूँ। अरे वाह भाभी, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी अचार है। क्या बात है, आपके हाथों में तो जादू है। शुक्रिया भैया। इस तरह से नीलेश को अब अचार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वो शैलेश के घर अक्सर आया जाया करता था। एक बार जब नैना के पास अचार नहीं होता तो नीलेश उसे अचार का सारा सामान ला कर दे देता और अचार बनाने को बोलता। कुछ दिन बाद जब वो वापस अचार के लिए आता है तब भाभी आपका अचार भी ले आना। अब बड़े दिन हो गए मैंने आपके अचार को नहीं चखा, आज तो मैं आपका अचार चख कर ही जाऊंगा।
जी वो लेकर ही आ रही थी। वैसे आज मैंने अचार से ज्यादा टेस्टी कुछ बनाया है। आज मटर पनीर की सब्जी और पूरी बनी है, तो अचार को छोड़िए ना, इसे खाइए। नहीं भाभी, ये सब तो मैं रोज घर में खाता हूँ, पर जो आपका अचार है उसकी बात ही अलग है। मुझे आपका अचार ही खाना है, वो बड़ा ही अच्छा लगता है। अरे यार, नीलेश जी ने मुझे तो फंसा ही दिया। अब क्या करूं? अब मेरा वाला अचार देना ही पड़ेगा। अरे क्या हुआ भाभी जी, जल्दी करो ना, मुझे आपके अचार की तलब हो रही है। इस तरह से नैना ने नीलेश को अपना अचार लाकर दे दिया, लेकिन ये वाला अचार एकदम घटिया था, जिसकी वजह से नीलेश ने उसकी बुराई कर डाली। अपनी बुराई सुनकर नैना शर्मिंदा हो गई और उसने सच बता दिया। सॉरी जी, मैंने आप दोनों से झूठ बोला था कि वो पहले वाले अचार मैंने बनाए थे। दरअसल इस बार का अचार मैंने बनाया था, इसलिए आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। सच कहूँ तो मुझे अचार बनाने ही नहीं आता। नैना की बात सुनकर शैलेश और नीलेश को बुरा लगा। अगर पहले के अचार नैना ने नहीं बनाए थे तो किसने बनाए थे? क्या नीलेश ने अचार बनाने वाले के बारे में जानने की कोशिश की? किस तरह उन अचार बनाने वाले का जीवन नीलेश के बिजनेस का हिस्सा बन गया? आखिर कैसे एक गरीब का परिवार आम की गुठली, छिलके और शहद और आम के पन्ने से भरपूर अचार के बिजनेस से खुद का पक्का घर बना लेता है? आज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस कहानी को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। अरे सुमित्रा, मैं जरा इसी गांव में पच्छम के घर जा रहा हूँ, थोड़ी देर से आ जाऊंगा, जब तक तू अपना घर का काम कर ले। अच्छा, कोई काम था क्या? हाँ, वो खेत में बीज का पता करने जा रहा था। पिछली बार उनकी फसल बहुत अच्छी हुई थी, तो हम भी इस बार उन्हीं के बीज बोएंगे। जरा बीज के बारे में ही पता करने जा रहा था मैं। ठीक है जी, आप जाओ और हाँ, जल्दी आ जाना। कहीं पूरा दिन वहीं पर मत बिता देना। हाँ ठीक है, वो जरा मेरा गमछा तो लेकर देना। आज तो नमक भी खत्म हो गया है, हल्दी और मसाला भी थोड़ा सा ही बचा है। लगता है बाजार जाना पड़ेगा। धीरज, नीरज और लोकेश तो खेत से आकर थक जाते हैं, वो कहाँ जाएंगे बाजार, मैं ही चली जाती हूँ। अरे चाची आप? हाँ बेटा, थोड़ा सामान खरीदना है तो उसी के लिए आई थी। हाँ क्यों रहे, वैसे भी चाची आज तो हर चीज में बढ़ोतरी हो गई है। पता नहीं महंगाई भी एकदम से क्यों बढ़ जाती है, हैं? लेकिन आप चिंता मत करो, आपको तो बस नमक, हल्दी और कुछ मसाले ही लेने, तो ये सब में तो सिर्फ 2 रुपए का ही बढ़ोतरी आया है। ठीक है बेटा, तो मुझे एक पैकेट नमक, हल्दी, 100 ग्राम जीरा दे दो। ये लो चाची, आपका सारा सामान पैक हो गया है। ठीक है बेटा, ये ले तेरे पैसे। अब सुमित्रा अपना सामान लेकर घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन रास्ते में धूप के कारण उसे चक्कर आने जैसा लगता है। हे भगवान, ये धूप तो किसी की भी तबीयत खराब कर देगी। ऊपर से चारों तरफ गर्म हवा चल रही है। बस कुछ दूर और चलना है, फिर थोड़ा आराम कर लूंगी। पता नहीं आज चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे। कुछ दूर चलने के बाद अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो नीचे गिर जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं आगे नहीं जा सकती। मैं यहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। क्या बात है, आज माँ अभी तक खाना नहीं लेकर आई? उन्हें आने में इतनी देर क्यों लग रही है? हो सकता है वो दूसरे कामों में व्यस्त हो गई हूँ और लाना भूल गई हूँ। मैं एक काम करता हूँ, खुद ही जाकर घर से खाना लेकर आ जाता हूँ। अरे भैया क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हो? नीरज, मैं घर जा रहा हूँ। लगता है माँ अपने काम में फंस गई होंगी, तो उन्होंने शायद खाना लाने में थोड़ी देर हो जाएगी। तो एक काम करता हूँ, मैं खुद ही जाकर लेकर आता हूँ। जब तक तुम दोनों आराम से काम कर लो, मैं तुम्हारा और मेरा खाना भी लेकर थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जब तक लेकर आइए आराम से, हम तब तक खेत के कुछ काम निपटा लेते हैं। अरे माँ, तू यहाँ क्या हुआ तुझे? तू ठीक है ना? अब बेटा, मैं जरा घर के कुछ सामान लेने दुकान गई थी। आते समय थोड़ा चक्कर आने लगे थे, इसलिए यहीं पर बैठ गई। अरे अरे, ये क्या बात हुई? मुझे बताना चाहिए था। गर्मी इतनी बढ़ गई है और बाहर बहुत तेज धूप है। तेरा इस उम्र में धूप में यूं आना जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कुछ सामान लाना होता है तो हमें बता देती, कल सुबह हम खरीद लाते। अच्छा चल, वो सब छोड़, चल मैं तुझे पकड़ा कर ले चलता हूँ। चल चल, हाँ हाँ, आराम से चल।
माँ को घर छोड़ने के बाद धीरज खाना लेकर खेत पहुँचता है। अगले दिन से सभी भाई माँ को आराम देने के लिए खुद ही खाना बनाने लगे। लेकिन अगले दिन जब सुमित्रा घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी अचानक नीचे गिर गई। कई घंटों तक वो नीचे ही पड़ी रही। अब उसके तीनों बेटे वहाँ पहुँचे तो दौड़कर उसके पास गए। हे भगवान, ये माँ को क्या हो गया? माँ यहाँ पर क्यों गिरी पड़ी है? माँ उठो माँ, क्या हुआ माँ? लगता है माँ को चक्कर आ गया है। रुको भैया, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। माँ कुछ तो बोलो, क्या हुआ है तुझे? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ भैया? क्या नहीं हो सकता? लोकेश, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उठो माँ, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती माँ। उठो, भगवान के लिए अपनी आंखें खोल दो माँ। हे भगवान, ये तूने क्या अटका डाला? इन बच्चों को रोता देखकर तो मुझसे नहीं रहा जाता। अगर मैंने हिम्मत नहीं की तो ये सभी टूटकर बिखर जाएंगे। मुझे इन्हें संभालना ही होगा। माँ तुझे अचानक क्या हो गया माँ? शांत हो जाओ बेटा। जो होना था उसमें सिर्फ भगवान की ही मर्जी थी। अब होनी को कौन डाल सकता है? तुम सबको हिम्मत करनी होगी। मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हें दुखी होने की कोई बात नहीं है। कुछ समय बाद सभी ने खुद को संभाला और माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। समय बीतता गया और सभी को काम धंधे में परेशानी होने लगी। इसी के चलते बिजरपाल ने एक एक करके अपने तीनों बेटों की शादी कर दी। अब घर में 3 बहू आने के बाद जिम्मेदारियां सभी में बंट गईं। एक दिन वो तीनों लकड़ियां लेने पास के ही बगीचे में जाती हैं। अरे वाह, यहाँ तो छाँव में कितनी अच्छी हवा चल रही है। कुछ देर इस पेड़ के नीचे बैठ लेते हैं, फिर लकड़ियां काट कर लेकर घर जाएंगे। वैसे दीदी, हमारे घर में सासू माँ के ना होने से कितना सूना लगता है ना। हाँ, सो तो है। अब क्या करें, हमारे नसीब में यही घर लिखा था तो मिल गया। ठीक ही तो है हमारा नसीब। मैंने सुना है घर में सास होने पर हर काम के लिए ताने सुनने पड़ते हैं। नहीं ज्योति, हर किसी की सास एक जैसी नहीं होती। हो सकता है हमारी सास हमें बेटियों की तरह प्यार करती। अरे ये देखो दीदी, ये तो आम गिर रहे हैं। लगता है हवा की वजह से इस आम के पेड़ से आम गिरने लगे हैं। हाँ, जरा इन्हें उठाकर तो ला। चल एक एक करके चक्कर देखते हैं। आम तो अच्छे लग रहे हैं। तू भी खाना, फिर बाकी के आम घर ही ले चलते हैं। अगले दिन गांव में खबर फैली कि एक आदमी गर्मी की लू से मर गया। ये सुनकर देवरानी और जेठानी को अपने पति की चिंता होने लगी। हे भगवान, न जाने उस बेचारी की पत्नी का क्या हाल होगा। दीदी, कहीं हमारी सासू माँ को भी तो लू नहीं लग गई थी ना? हाँ, हो भी सकता है, लेकिन अब से हमें खुद और अपने परिवार का ख्याल रखना होगा। हाँ ज्योति, तू ठीक कहती है। मेरे मन में ना एक ख्याल आया है। जो आम कल हम लेकर आए थे ना, उसका पन्ना बना लेते हैं और खेत पर जाते समय हम उन्हें दे देंगे। सुना है आम का पन्ना लू लगने से बचाव करता है। हाँ दीदी, आपने सही कहा। इससे हमारी पतियों को लू भी नहीं लगेगी। ये खेतों की एक ही प्रकार की सब्जी खा खाकर तो मेरा मन ही उग गया है। अब क्या करें दीदी, हमें जो मिलता है बनाने को उसे ही बना लेते हैं। कोई बात नहीं ज्योति, अब हमारे घर की हालत वैसी नहीं है कि रोज बाजार से तरह तरह की चीजें मिल सके। हमारे आने से थोड़ा खर्चा भी तो बढ़ गया ना, तो हमें अपने पतियों की हालत को सोचकर घर में जो भी है रूखा सूखा उसी में संतुष्ट रहना होगा। ठीक कहती हो दीदी, वैसे भी पेट ही तो भरना है, इसमें क्या बहस करनी। हम सभी अपने मन को समझा ही लेंगे। अच्छा सुनो, घर में कुछ आम है ना, उनकी चटनी बना लेते हैं। हो सकता है थोड़ा मन बदल जाए। ठीक है दीदी, आप लोग खाना निकालो, मैं अभी चटनी पीस कर लाती हूँ, फिर हम एक साथ मिलकर खाएंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट चटनी बनी है। हाँ दीदी, कहाँ हम एक ही सब्जी से बोर हो गए थे, इस चटनी ने तो हमें अलग ही स्वाद चखा दिया। हाँ सही है, अब तो आम का सीजन भी चल रहा है, तो बाजार में आम सस्ते भी मिल रहे होंगे। हाँ क्यों नहीं, हम कुछ पैसे बचाकर बाजार से आम खरीद लेते हैं, फिर उनका अचार बना लेंगे। कुछ दिन बाद तीनों ने मिलकर अचार तैयार कर लिया और डिब्बे में रख दिया। लेकिन डिब्बे में रखा अचार बेस्वाद सा लग रहा था। किसी को पसंद न आने पर लोगों ने उसे मजबूरी में खाकर खत्म करना ही समझा। एक दिन ज्योति मटके का पानी सभी को देकर खुद पी रही थी। दीदी, ये जो हमारे घर का मटका है ना, किसी फ्रिज से कम नहीं है, बस इसमें बिजली का तार ही नहीं है, यही एक कमी रह गई है इसमें।
अरे दीदी आप भी ना, कहाँ फ्रिज कहाँ ये मटका। फ्रिज में हम खाना और फल रख सकते हैं और ज्यादा ठंडा पानी कर सकते हैं। इस मटके में आप उसके जैसी कौन सी बात दिख गई। सही बात है। वैसे भी अगर मटका ही फ्रिज बन जाता तो फ्रिज बनाने वाली कंपनियां क्या आम अचार डालने के लिए खुली रखती। हाँ दीदी आपने ठीक कहा, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। आप भी ना दीदी अजीबोगरीब मजाक करती रहती हो। हमारा मटका वैसे चमत्कारी है, खुद बाहर की हवा सोखकर अंदर के पानी को अपने ही ठंडा कर देता है। हवा अंदर जाने की बात से मुझे कुछ याद आया, कहीं हमारे डिब्बे वाले अचार में हवा ना जाने की वजह से तो अचार नहीं खराब हो गया ना। हाँ हो भी सकता है, किसी चीज को एकदम से बंद कर दो तो उसमें बदबू तो आने ही लगती है। हाँ ये तो है, अगर हम अपना अचार मटके में बनाकर रखें और ऊपर से सूती कपड़ा से बांधें तो कैसा रहेगा। फिर तो मटके के ऊपर और चारों तरफ से उसमें हवा जाएगी, इससे अचार बदबू भी नहीं करेगा और अच्छा भी लगेगा। इस तरह से तीनों ने मिलकर इस बार ज्यादा अचार बनाया और तीनों मटकों में भरकर रख दिया। एक दिन उनकी पड़ोसन नैना मटके देखकर उनके घर के बाहर आती है। अरे मोनिका, ये तुम लोगों ने मटकों में क्या रख दिया? हाँ दीदी ये हमने अचार बनाया था, जो उसी को थोड़ा धूप दिखा रहे हैं। अच्छा, वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जरा एक चखाओ तो मुझे। हाँ दीदी अभी देती हूँ। अरे ज्योति जरा घर में से एक कटोरी तो लाना। हाँ दीदी ये लो कटोरी। ये लो दीदी खाकर देखो और हमें भी बताओ कि हमारा अचार कैसा बना है। वाह मजा आ गया, ये तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। सच में तुम्हारा अचार तो बहुत ही अच्छा है। शुक्रिया दीदी। अच्छा सुन, अगर कोई बड़ी कटोरी हो तो उसमें जरा थोड़ा अचार और दे देना, तेरे भैया भी जरा थोड़ा सा चख लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको देती हूँ। चल ठीक है मोनिका, मैं थोड़ी देर बाद तेरी कटोरी साफ करके दे जाऊंगी। नैना का परिवार मोनिका के परिवार से थोड़ा अलग था। नैना के घर में सब कुछ स्टैंडर्ड जैसा होता था। शाम को नैना ही अचार अपने पति को परोसती है। अरे नैना, इस कटोरी में क्या लेकर आई हो? आज कुछ घर में नया बना है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा अचार था। अच्छा अच्छा, वैसे भी खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। रुको मैं जरा चख कर देखता हूँ। हाँ क्यों नहीं, खाकर देखो ना। रोटी और दाल के साथ मिलाकर खाना और ज्यादा टेस्टी लगेगा। हाँ सच में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। वैसे कहाँ से खरीद कर लाई हो इसे? अरे आप तो कुछ भी बोलते रहते हो, हर चीज खरीदने की थोड़ी होती है। इसे तो मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया था। ओह अच्छा, सच में काफी ज्यादा टेस्टी है। क्या बात है, तुम इतना टेस्टी अचार भी बनाती हो, मुझे तो आज ही पता चला। शुक्रिया जी, जो आपने मेरा अचार पसंद कर लिया। अच्छा सुनो नैना, मैं कह रहा था कि कल मेरा दोस्त नीलेश आने वाला है, तो उसके लिए खाने पीने का इंतजाम पहले से कर लेना। ठीक है जी। अगले दिन शैलेश रास्ते से ही नीलेश को लेकर घर आता है। चल यार कुछ खा पी लेते, फिर आराम से बातें कर लेंगे। हाँ क्यों नहीं। अरे नैना, टेबल पर खाना ले आओ। ठीक है जी, अभी लाई। और बता यार, भाभी ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। और तू बता, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है यार, बस खाने पीने के प्रोडक्ट्स की शुरुआत की, देखते क्या रिस्पॉन्स आता है। ये लीजिए, और हाँ मैं आपका पसंदीदा अचार भी लेकर आई हूँ। भैया आप भी लेंगे क्या? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर ये अचार शैलेश का पसंदीदा है तो एक बार मैं भी इसे चखकर जरूर देखूंगा। हाँ क्यों नहीं, लीजिए ना, मैं आपकी प्लेट में परोस देती हूँ। अरे वाह भाभी, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी अचार है। क्या बात है, आपके हाथों में तो जादू है। शुक्रिया भैया। इस तरह से नीलेश को अब अचार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वो शैलेश के घर अक्सर आया जाया करता था। एक बार जब नैना के पास अचार नहीं होता तो नीलेश उसे अचार का सारा सामान लाकर दे देता और अचार बनाने को बोलता। कुछ दिन बाद जब वो वापस अचार के लिए आता है तब, भाभी आपका अचार भी ले आना, अब बड़े दिन हो गए मैंने आपके अचार को नहीं चखा। आज तो मैं आपका अचार चख कर ही जाऊंगा। जी वो लेकर ही आ रही थी। वैसे आज मैंने अचार से ज्यादा टेस्टी कुछ बनाया है। आज मटर पनीर की सब्जी और पूरी बनी है, तो अचार को छोड़िए ना, इसे खाइए। नहीं भाभी, ये सब तो मैं रोज घर में खाता हूँ, पर जो आपका अचार है उसकी बात ही अलग है। मुझे आपका अचार ही खाना है, वो बड़ा ही अच्छा लगता है। अरे यार, नीलेश जी ने मुझे तो फंसा ही दिया। अब क्या करूं, अब मेरा वाला अचार देना ही पड़ेगा।
अरे क्या हुआ भाभी जी, जल्दी करो ना, मुझे आपके अचार की तलब हो रही है। इस तरह से नैना ने नीलेश को अपना अचार लाकर दे दिया, लेकिन ये वाला अचार एकदम घटिया था, जिसकी वजह से नीलेश ने उसकी बुराई कर डाली। अपनी बुराई सुनकर नैना शर्मिंदा हो गई और उसने सच बता दिया। सॉरी जी, मैंने आप दोनों से झूठ बोला था कि वो पहले वाले अचार मैंने बनाए थे। दरअसल इस बार का अचार मैंने बनाया था, इसलिए आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। सच कहूँ तो मुझे अचार बनाने ही नहीं आता। उधर देवरानी और जेठानी अपने पहले अचार से बोर होकर कुछ अलग ही सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि हम अपने अचार में कुछ और नयापन लाएं क्या। क्या मतलब दीदी? मतलब कि जो हम बनाते हैं वैसा अचार तो हर कोई बना लेता है। मैं सोच रही थी कि हम अपने मसालों में कुछ और चीजें जोड़ें, जैसे उसका स्वाद और बढ़ जाए और हमें अचार बोर जैसा भी ना लगे। लेकिन हम अचार के मसाले में और क्या डाल सकते हैं? देखो, हम एक काम करते हैं, आम के छिलके को छीलकर उसे सुखाकर पीस लेते हैं और उसे मसाले में डालकर फिर अचार बनाकर देखते हैं। हाँ, एक बार तो कोशिश करने में क्या ही जाता है। लेकिन दीदी, पहले आप एक ही मटके में अपना जुगाड़ लगाकर देखो, क्या पता सभी को ऐसा अचार पसंद ना आए। हाँ, ये भी ठीक है। इस तरह से मोनिका ने एक मटके में अपने जुगाड़ वाला अचार बनाया तो लोगों ने थोड़ा बदलाव देखा। फिर कुछ दिन बाद कल्पना ने भी कुछ सोचा। दीदी, मैंने कुछ सोचा है। मैं आम की कच्ची गुठलियों को पीसकर उसे भी मसाले में मिलाकर देखती हूँ। हाँ, क्यों नहीं? जब मैंने बनाकर देख लिया तो तू भी अपना कुछ बना लेना। हाँ दीदी, मैं तो सोच रही हूँ कि आपका भी अचार टेस्ट करके देख ही लेती हूँ। अरे कल्पना, तूने अपने जुगाड़ वाला अचार बनाया कि नहीं? हाँ दीदी, बना दिया। बस मैं आज खाने पर सभी को देने वाली हूँ। आप लोग भी मेरे अचार को स्वाद करके बताना। ठीक है। आज मैंने आप सभी के लिए अपने तरीके से कुछ अलग अचार बनाया है। आप लोग टेस्ट करके जरूर बताना कि कैसा बना है। हाँ क्यों नहीं, पहले थाली में अचार तो परोसो। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। वाह भाभी, आपने तो अचार में कुछ अलग ही स्वाद बना दिया है। सच में बहुत अच्छा बनाया अचार। शुक्रिया देवर जी। कुछ दिन बाद जब सभी के लिए पन्ना बन रहा था तो ज्योति सबके लिए पन्ना बनाने में बिजी थी। दीदी, आज मैं सोच रही थी कि पन्ना में थोड़ा शहद डालकर देखते हैं। मीठा डालना ठीक रहेगा क्या? दीदी, एक बार शहद वाला पन्ना पीकर देखते हैं, क्या पता पसंद आ जाए। ज्योति, तुम बना लो पन्ना। बड़ी दीदी, पहले आप ही पीकर बताओ कैसा बना है। अरे, ये तो खट्टा मीठा सा स्वाद आ रहा है। अच्छा बना है यार, एकदम वैसा ही बना है जैसे मैंने अपनी कल्पना में सोचा था। इसलिए तो मेरा नाम कल्पना है, क्योंकि तू हर बात की कल्पना ज्यादा करती है। दीदी, एक बात कहूँ, अगर मैं भी इस पन्ने से अलग हांडी में अचार बनाऊं तो? वैसे आइडिया अच्छा है। अगर तूने इस पन्ने को अचार में मिला दिया तो अलग ही स्वाद आ जाएगा। कुछ दिन बाद ज्योति ने भी अपना अचार बना डाला। उसका अचार भी सभी को बहुत पसंद आया। एक दिन अचानक नीलेश उनके घर पहुंचता है। मोनिका, कल्पना और ज्योति जी, आप ही हो ना? हाँ जी, कहिए, आप कौन? मैं आपके पड़ोस में रहने वाली नैना जी का रिश्तेदार हूँ। एक बार भाभी ने मुझे आप ही के अचार खिलाए थे। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या आप मेरे लिए अचार बनाने का काम करेंगी? दरअसल मुझे आपका अचार मार्केट में उतारना है। इसके बदले मैं आपको अच्छे पैसे दूंगा। क्या हमारे अचार के बदले हमें पैसे मिल सकते हैं? जी बिल्कुल। तभी देवरानी और जेठानी के पति भी वहाँ पहुँच जाते हैं। आप कौन? ये हमारे पड़ोसी के रिश्तेदार हैं। ये अपने बिजनेस में हमारा अचार मांग रहे हैं और बदले में हमें पैसे भी दे रहे हैं। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ जी, अगर आपको एतराज ना हो तो आपकी पत्नियां मेरे लिए काम कर सकती है। हाँ क्यों नहीं, लेकिन हमारी घर की बहुएं काम करने बाहर नहीं जाती। अरे कोई बात नहीं, आप परेशान न होइए। इन लोगों को बस घर में अचार बनाना है, बाकी सामान मैं इन्हें लाकर खुद दे दूंगा। फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बहुएं आपके लिए काम जरूर करेंगी। इस तरह से मोनिका, कल्पना और ज्योति नीलेश के बिजनेस के लिए अलग अलग वैरायटी में अचार बनाने लगे। उनके अचार के स्वाद ने लोगों का मन लुभाया और नीलेश का बिजनेस एकदम से ऊपर उठ गया। इस तरह से मोनिका, कल्पना और ज्योति महीनों का 40,000 रुपए कमाने लगी। कुछ ही समय में उनके परिवार ने नया घर बनवा लिया और गांव में आराम की जिंदगी जीने लगे। भाभी, अरे ओ भाभी,
कुछ करो ना, मेरे पेट में दर्द बढ़ता ही जा रहा है। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बच्ची को? रात तक तो सब कुछ ठीक था, सुबह अचानक से क्या हो गया? माँ जी, मुझे तो लगता है कि रितु को फूड पॉइजनिंग हो गई है। क्या क्या कहा? फूड? और आगे क्या बोला तूने? मुझे तो नाम तक नहीं बोला जा रहा। पता नहीं कौन कौन सा नया नया रोग आ गया है। हमारे जमाने में तो सिर्फ सर्दी जुकाम बुखार यही सब होता था। अरे माँ जी, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग इसका मतलब होता है कुछ गलत खा लेना। इससे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से पेट दर्द और दस्त जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन रितु ने कल ऐसा क्या खा लिया था जो उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई? भाभी, आप माँ को समझाती रहेंगी कि कुछ करेंगी भी। प्लीज प्लीज कुछ करिए ना, यह दर्द तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। रितु, तुम चिंता मत करो, मैं अभी गर्म पानी में नींबू और सोडा मिलाकर तुझे देती हूँ, उसे पीकर ना तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। आखिर तूने ऐसा क्या खा लिया था जो उसके पेट पे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, या बात कुछ और ही थी? जाने के लिए कहानी में कुछ दिन पीछे चलते हैं। अरे शीला, देर मत करो, ऐसा करो मुझे और पिताजी को केवल चाय ही दे दो। उसके बाद कुछ भी करती रहना। आज दुकान का माल लाना है, वो आने वाला है। मालिक ने जल्दी आने को बोला था, लेकिन लगता है इन रोटियों के चक्कर में देर हो जाएगी। हाँ बहू, हम दोनों को चाय ही दे दो। बाद में रोटियां सेकती रहना, लेट हो जाएंगे। अगर हम लेट हो गए तो आज की कमाई भी नहीं मिलेगी। चाय तो बनकर तैयार ही है पिताजी। साथ में मैं आप दोनों के लिए एक एक रोटी भी ले आ देती हूँ। दिन भर बाहर जाकर आप लोगों को काम करना है, केवल चाय पीने से कुछ नहीं होगा, इससे ना एसिडिटी भी हो जाएगी। मनोज और रवि अभी खा ही रहे थे कि तभी आसमान में काले बादल घिरने लगे। लीजिए पिताजी, बस इसी की कमी थी। लगता है आज हम समय पर दुकान नहीं पहुंच पाएंगे। हे भगवान, थोड़ा थम जाना, अभी मत बरसना। हम दुकान पर पहुंच जाएं तब भी बरस लेना, जी भर के बरस लेना। अरे अरे दादाजी, आप तो बिल्कुल वो वाले गाने की तरह बात कर रहे हो। मेरी प्यारी गुड़िया, तेरे दादा को गाना गाना नहीं आता है। अच्छा, या तो बता कौन सा गाना था वो? अरे वही, थम के बरस ओ जला, थम के बरस। आगे की लाइन तो मुझे याद ही नहीं आ रही है दादाजी। अरे पिताजी, आप भी कहाँ इसकी बातों में फंस गए हैं। बारिश शुरू हो गई तो आप दोनों को देर हो जाएगी, चाहिए। हाँ पिताजी, चलिए चलते हैं। दोनों बाप बेटे जल्दी मोहन लाल की दुकान की तरफ निकल पड़ते। वो दोनों उसकी दुकान पर ठेला चलाने और सफाई धुलाई का काम करते थे, जहां उन्हें ना दो ढंग का पैसा मिल पाता था, ना ही इज्जत मिल पाती थी। इसके बावजूद भी वो वहां पर काम करने के लिए मजबूर थे। आइए आइए, अरे आइए आइए, ओहो भाग मेरे, आ जाइए। जो आप दोनों पधारे, बताइए क्या सेवा करूं आप लोगों की? मालिक, ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा मत करिए। रास्ते में बारिश हो रही थी, इस वजह से थोड़ी देर हो गई। आप बस जल्दी बता दीजिए कौन कौन सा सामान किसके यहाँ पर पहुँचाना है। अरे निकम्मो, अरे मैंने तुम दोनों को आज जल्दी आने को बोला था, फिर भी तुम लोगों ने इतनी देर कर दी। ऊपर से बारिश का बहाना दे रहा, और बरसात के मौसम में बारिश नहीं होगी तो क्या फूल झड़ेंगे? हाँ मालिक, आप नाराज मत होइए, जल्दी जल्दी काम बता दीजिए, हम भी ना देर करे सारा काम कर देंगे। वैसे भी बारिश का कोई ठिकाना नहीं होता, कभी भी शुरू हो सकती है, तो दुकानदारों तक माल पहुंचाना और मुश्किल हो जाएगा। अरे वाह, आप तो हमें ही ज्ञान देने लगे। लगता है आपको अपनी नौकरी प्यारी नहीं है, हाँ? तो ऐसा करते हैं, आज से आप दोनों की छुट्टी कर देते हैं। क्यों मनोज जी, ठीक है ना? मालिक मालिक माफ कर दीजिए, सेवा मालिक माफ कर दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। दया कीजिए, दया कीजिए मालिक, हमें काम से मत निकालिए, घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो ठीक है, नहीं निकालता, लेकिन ध्यान रहे आज के बाद मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करना। हाँ, अब जाओ, जाकर दुकानदारों तक सामान पहुंचाओ, और ध्यान रहे चीनी की बोरियां गीली ना हो पाए। मालिक आप चिंता मत करिए, सब कुछ एकदम ध्यान से करेंगे।
मोहनलाल की थोक के किराने की दुकान थी, जहां वो छोटे मोटे दुकानदारों को सामान पहुंचाया करता था। रवि और मनोज मौसम का मिजाज देखते हुए जल्दी जल्दी डिलीवरी कर रहे थे। अब बस आखिरी डिलीवरी रह गई थी कि बारिश होने लगी। तभी मोहन बोलता है, हे भगवान, सत्यानाश सत्यानाश हो गया इस बारिश का। अब बस आखिरी खेप बची थी। अब जब तक ये बारिश रुकती नहीं तब तक हमें कैसे भी कर माल पहुंचाना होगा। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कही। वैसे तो पिताजी, बारिश का मौसम बहुत अच्छा होता है, गर्मी के बाद थोड़ी राहत मिल जाती, लेकिन यह सब भी अमीरों के लिए होता है। हम गरीबों के लिए बारिश का दूसरा नाम आफत है, आफत। हेलो काम चोरों, अभी तक तुम लोगों ने सोहन की दुकान पर माल नहीं पहुंचाया है? वह फोन करके मुझे सुना रहा है। मालिक, वो देखिए ठेला। अरे उनके नीचे सामान से भरा पड़ा है, लेकिन बाहर बारिश इतनी तेज हो रही है कि निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारा सामान खराब हो जाएगा। वैसे भी इसमें ज्यादातर चीनी और चावल की बोरियां है। अगर हम बाहर गए और थोड़ा सा भी पानी पड़ गया तो सब खराब हो जाएगा। अरे काम चोरो, जब तुम दोनों को मालूम है कि बारिश का मौसम है तो हाथ पैर जल्दी चलाना चाहिए था, है नहीं तो अब अगर सोहन लाल की पेमेंट नहीं आई तो याद रखना तुम दोनों की आज की दिहाड़ी नहीं मिलने वाली। मालिक, ऐसा जुल्म मत कीजिए। बाकी सभी माल तो हमने समय पर पहुंचा दिया था। अब सोहन मालिक के समय में बारिश हो गई तो हम क्या करें। चुप हो जा, बिल्कुल। अरे चुप हो जा, ज्यादा से बान मत चला, थोड़ा दिमाग लगाओ और यह माल सोहन लाल तक पहुंचाओ। उसका कुछ जुगाड़ लगाओ, मैं नहीं जानता। हाँ बिल्कुल, चिंता मत कीजिए। जब तक आज हम मोहन के मालिक के यहाँ सामान नहीं पहुंचा देते तब तक हम घर नहीं जाएंगे। आज बारिश रवि और मनोज के सब्र का इम्तिहान लेने पर उतारू थी, तो वहीं दूसरी तरफ घर में सभी की हालत बहुत खराब थी। अरे माँ जी, इस बारिश ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। देखिए ना, जगह जगह में पानी टपक रहा है, पूरा चूल्हा खराब हो गया है। और तो और जो थोड़ा बहुत आटा बचा रखा हुआ था वो भी खराब हो गया, उसमें भी पूरा पानी मिल गया है। क्या करे बहू, तेरे ससुर और पति की कमाई भी तो इतनी नहीं होती कि बारिश में कुछ कर पाए, बारिश से पहले छत की मरम्मत कर पाए। हर साल यही सोचते रह गए, लेकिन कुछ हो ही नहीं पाया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे मम्मी, अभी ये गरीबी पुराण पढ़ने का समय नहीं है। जल्दी जल्दी हम सबको बाल्टी और बर्तन को पानी टपकने वाली जगह पर लगाना होगा, नहीं तो पूरा घर तालाब बन जाएगा। अरे अरे बुआ, बन क्या जाएगा, ये तो ऑलरेडी बन चुका है। वह देखो उस तरफ मम्मी के मसालों के डिब्बे पानी में तैर रहे हैं। हे भगवान, क्या आफत है। एक तो यहाँ सामान खरीदने के पैसे नहीं, ऊपर से दूसरी तरफ इस टपकती छत की वजह से जो था वो भी बर्बाद हो गया। हे भगवान, अब हम क्या करें। अरे बहू, तब की बात तब सोचेंगे, अभी तो इस टपकते हुए पानी को रोकना होगा। तू ऊपर जाकर छत पर प्लास्टिक शीट डाल दे और ऋतु घर में जमा पानी बाहर निकाल। शीला छत पर जाकर प्लास्टिक सीट बिठाती है, तो वहीं दूसरी तरफ रवि और मनोज भी ठेले पर लदे हुए सामान को प्लास्टिक से अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं। मालिक, लगता है यह बारिश आज नहीं रुकने वाली, इसीलिए हमने सामानों को अच्छी तरह से प्लास्टिक के कवर में पैक कर दिया। इसे पहुंचा रहे हैं, जा रहे हैं। इससे ये होगा कि पानी अंदर नहीं जाएगा, कुछ भी सामान खराब नहीं होगा। और आप बिल्कुल निश्चित रहिए, थोड़ी देर बाद आप सोहन लाल से पैसे मांग सकते हैं। ठीक है, जल्दी जाओ, लेकिन ध्यान रहे सामान खराब नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं तो तुम्हारे पैसे कटेंगे। पिताजी, बारिश के कारण सड़कों की मिट्टी एकदम चिपचिपी हो गई है, बहुत फिसलन भरी मिट्टी हो गई है। आप ध्यान दीजिएगा, सही से चलिएगा, कहीं पैर ना फिसल जाए। अरे बेटा मेरी छोड़, तू अपना ध्यान रख। एक दूसरे से बातें करते हुए, एक दूसरे को संभालते हुए सोहन लाल का सामान पहुंचाकर वह वापस आ जाते। मालिक, हमने सारा सामान सोहन जी के पास पहुंचा दिया है, वो भी सही सलामत। अब आप हम दोनों को आज की दिहाड़ी दे दीजिए ताकि हम भी घर जा सके। मालिक, अगर हो सके तो थोड़ा चावल और दाल भी दे देते ताकि बारिश में दूसरी जगह से राशन न खरीदना पड़े। क्यों रे रवि, मेरा गोदाम तुझे धर्म खाता नजर आता है क्या? हाँ, जो कभी आटा नहीं तो कभी चावल मांगता रहता है। नहीं मालिक, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। यदि संभव नहीं है तो रहने दीजिए। मोहनलाल से 200 की दिहाड़ी के सिवा दोनों बाप बेटों को कुछ नहीं मिलता है।
बेटा, आज तो बड़ी देर हो गई, घर पर सभी लोग राह देख रहे होंगे, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने होंगे, सब्जियां और किराने का सामान भी तो लेना है। पिताजी, इन 200 रुपए में हम क्या क्या ले पाएंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने हमें जन्म देकर कोई गलती तो नहीं करती है। बेटा, हिम्मत नहीं हारते, जीवन में संघर्ष ही संघर्ष भरा पड़ा है, बस हमें अपने कर्मों पर ही रहना, अपने कर्म अच्छे करना, बाकी ऊपर वाला तो देख ही रहा है, सब उस पर छोड़ दे। बहू, थोड़ी चाय बना दे, थोड़ी थकान हो रही है आज। जी पिताजी, आप दोनों कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं चाय बढ़ा देती हूँ। अरे रितु, आज छत से पानी टपकने लगा था क्या? हाँ पापा, हमारा घर मिनी स्विमिंग पूल बन गया था, जिसमें मम्मी के मसाले के डिब्बे भी स्विमिंग कर रहे थे। अरे मेरे प्यारे बच्चों, अपने दादाजी को भी बताओ आज तुमने क्या क्या किया। दादाजी, मैं बताता हूँ। आज इस पिंकी ने अपनी कॉपी के पन्ने फाड़ कर नाव बनाई थी। उससे ना जमे पानी में, घर में जो पानी जम गया था ना, उसमें डालकर खेल रही थी। इसे समझाओ दादाजी, कॉपी के पेज को बर्बाद ना करा करे। अरे दादाजी, बस एक ही पेज फाड़ा था। ये मोनू का बच्चा कब से सभी से ही शिकायत लगा रहा है। सभी आपस में बातें कर रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। तू रहने दे बहू, मैं जाकर देखती हूँ इतनी रात गए कौन आया है। अरे कांता जी, आप इतनी रात गए, कहीं कुछ काम है क्या? अरे भाई, काम वाम क्या था, वह तो मैं तुम्हारे लिए छोले लेकर आई थी। सुबह बहू ने छोले भटूरे बनाए थे, तो काफी छोले बच गए, तो मैंने सोचा तुम्हें भी दे दूं। हाँ, अरे कांति जी, इसकी क्या जरूरत थी, हमारे घर में खाना बन चुका है, आपने आने में थोड़ी देर कर दी। अरे सावित्री जी, वैसे भी तेरे घर में क्या ही बना होगा, वही सूखी रूठी रोटियां बनी होंगी और वही दाल। ये ले, सभी को थोड़ा थोड़ा खिला देना, थोड़ा मन बदल जाएगा। कांता जी जिद की वजह से सावित्री को छोले लेने पड़ते हैं। अरे माँ, यह कांता आंटी क्या करने आई थी यहाँ? कुछ नहीं बेटा, बस हमारा मजाक उड़ाने आई थी। उसे मालूम है कि हमारे घर में अभी इतने सारे लोग हैं, फिर भी इस छोटी सी कटोरी में छोला लेकर आई है। वाह वाह, और ये भी बासी बदतमीज औरत। जाने दो ना सावित्री, दूसरों के कारण अपना मूड क्यों खराब करना। हाँ नहीं तो, और वैसे भी भले ही हम गरीब हो, लेकिन हमने आज तक कभी किसी को बासी खाना नहीं खिलाया और ना खुद खाया, और बचा हुआ खाना भी नहीं खाया है। हाँ पिताजी, बरसात के मौसम में तो ताज़ा ताज़ा खाना ही सही रहता है, वरना बीमारी की चपेट में आने का डर रहता है। चलिए, आप सभी, काफी देर हो गई है, अब खाना खा लीजिए। सभी खाना खाने बैठ जाते, लेकिन बच्चे खाना देखकर मुंह नाक सिकोड़ने लगते। तभी पिंकी बोलती है, क्या मम्मी, यह तो लौकी की सब्जी है, मुझे लौकी नहीं पसंद। हाँ मम्मी, मुझे भी लौकी नहीं पसंद, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खा लूँगा। और पिंकी, तू भी खा ले, कल मम्मी हमारे लिए आलू के पराठे बनाएगी, आलू के पराठे, है ना मम्मी? हाँ मेरे बच्चों, जरूर बनाऊंगी आलू के पराठे। हाँ, अरे कोई नहीं, कांता काकी के छोले को हाथ तक नहीं छुआ किसी ने। हाँ, ऐसा करती हूँ, मैं ही खा लेती हूँ। रितु चुपके से जाकर कांता के लाए हुए छोले खा लेती, लेकिन छोले बासी होने के कारण उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है और अगले दिन उसे पेट दर्द होने लगता है, उल्टियां भी होने लग जाती हैं और वो परेशान रहती है। तभी रितु बोलती है, भाभी, अरे ओ भाभी यार, बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ करो ना, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बच्ची को? कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थी, आज अचानक सुबह क्या हो गया? माँ जी, मुझे लगता है कि रितु को फूड पॉइजनिंग हो गई है। अरे क्या बोला तूने, फूड पॉइजनिंग? अरे भाई, इसका क्या मतलब होता है, समझ ही नहीं आ रहा। हमारे जमाने में तो सर्दी जुकाम बुखार यही सब हुआ करता था। अरे माँ जी, फूड पॉइजनिंग का मतलब कुछ गलत खा लेना, उससे होता है ये ना, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से पेट में दर्द होने लगता है, दस्त होने लगती है। भाभी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, माँ को समझाती रहोगी कि कुछ करो भी प्लीज जल्दी से कुछ करिए ना, बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है दर्द मुझसे। रितु, तुम चिंता मत करो, मैं अभी गर्म पानी में नींबू और सोडा मिलाकर लाती हूँ, उसे पीकर तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे बोल रही थी गलत खाना, आखिर इसने क्या खा लिया? वो माँ, मैंने कांता काकी के लाए हुए वो छोले खा लिए थे।
रितु, क्या तू छोटी बच्ची है तो तुझे अपने कुछ पता नहीं है? तुझे अपनी जीभ में कंट्रोल नहीं है? अरे अब बता रही है तू, पिता और भाई काम पर चले गए, अब तेरे लिए दवाइयाँ कौन लाएगा है? और वो भी तू सोच, दवाइयों के पैसे कहाँ से आएंगे? क्या करूँ इस लड़की का, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी आप परेशान मत होइए, मैंने रितु को नींबू सोडा का पानी दे दिया है, थोड़ी देर बाद ना उसका दर्द सही हो जाएगा, उससे राहत मिल जाएगी। नींबू सोडे का पानी पीकर रितु को थोड़ा सा आराम मिलता है। वही दोनों बच्चे बाहर खेलने में जिद करने लगते हैं। तभी मोनू, मम्मी मैं और पिंकी बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, जाओ खेलो, लेकिन ध्यान रखना बारिश बहुत तेज है, अगर तेज बारिश हो गई तो अंदर आ जाना, ठीक है? दोनों बच्चे बाहर खेल ही रहे थे कि तभी कांता जी के घर के बच्चे भी बाहर निकल आते हैं। आ जाओ भैया, आ गया है, आ गया भाई, आपकी गली में गर्मा गर्म छोले भटूरे वाला आ गया। अरे भाई एक बार खाओगे तो बार बार बुलाओगे। हाँ, आपका अपना गोपाल छोले भटूरे वाला। अरे रिंकी देख ना, छोले भटूरे वाला आया है। अरे दीपू, कल ही तो मम्मी ने छोले भटूरे बनाए थे, आज फिर से? हाँ रिंकी, मैं तो ये छोले भटूरे खाने के लिए एकदम पागल हूँ, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगते, एकदम मुलायम और फूले फूले हैं भटूरे, देख मजा आ जाएगी। क्या कहा? छोले भटूरे वो क्या होते हैं? तुम्हें छोले भटूरे नहीं पता? अरे जाकर अपनी मम्मी से पूछो, वह तुम्हें बताएंगी कि छोले भटूरे क्या होते हैं। अरे पिंकी, कल रात आती तुम सबके लिए छोले लेकर गई थी ना, तुमने नहीं खाए क्या? तुम्हारी दादी ने तो सुबह सब बचा हुआ जो छोला था वो लाकर दिया था, और हम सब बासी खाना नहीं खाते हैं। अरे शुक्र मनाओ कि तुम्हें हम लोगों ने वो बासी वाला छोला दे दिया, वरना तुम्हें तो कुछ नहीं मिलता। ऐसी तुम्हारी औकात नहीं कि तुम छोले भटूरे खाओ। चलो रिंकी, हम दोनों चलते हैं, बड़े आए बासी खाना नहीं खाने वाली गरीब कहीं के। भैया तुमने दीपू से गुस्से में क्यों बात की? देखा वो दोनों अपने घर चले गए। कोई बात नहीं पिंकी, मैं हूं ना, तू मेरे साथ खेल। वैसे भी पिंकी, अब हमें भी घर चलना चाहिए और गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने चाहिए। चलो चलकर खाते हैं। लेकिन भैया, मुझे तो इस ठेले वाले के छोले भटूरे खाने हैं, देखो ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पिंकी अंदर चल। अरे बच्चों, खेल लिया तुम दोनों ने, अब आ जाओ जल्दी से, आकर खाना खा लो। दादी मुझे छोले भटूरे खाने हैं, बाहर गली में ठेले वाला आया है, उसके ठेले में ना बहुत स्वादिष्ट अच्छी अच्छी खुशबू आ रही, मुझे वही खाना है। अरे बेटा, बरसात में बाहर का खाना नहीं खाते, नहीं तो रितु बुआ की तरह तुम्हारा भी पेट खराब हो जाएगा, है ना, दर्द होने लगेगा। माँ दादी बाहर का खाना खाने को मना कर रही हैं, मुझे बाहर का खाना खाना है, तो मेरे लिए घर पर ही छोले भटूरे बना दो फिर। दीपू और रिंकी की मम्मी ने भी कल बनाए थे, तुम तो हमारे लिए कुछ नहीं बनाती हो, केवल दाल चावल रोटी सब्जी यही बनाती रहती हो। पिंकी, तेरी जुबान आजकल बहुत ज्यादा चलने लगी है, चुप हो जा। जो बनाए चुपचाप खा ले, वरना 2 घंटा लगाऊंगी, एक थप्पड़ मारूंगी जोर का, सारा जिद करना निकल जाएगा। मार लो थप्पड़, नहीं मार लो आप मुझे थप्पड़, लेकिन मुझे छोले भटूरे खाने, मुझे छोले भटूरे ही खाने हैं। शीला गुस्से में पिंकी को एक चाटा जड़ देती है, जिसके बाद पिंकी और सोनू चुपचाप खाना खाते हैं। वही दूसरी तरफ मोहनलाल के गोदाम में रात हो गई थी। रात हुई, बारिश की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका था, पानी भर चुका था। तभी मोहनलाल चिल्लाते हुए बोलता है, अरे अभी तुम दोनों बाप बेटे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो सभी बोरियां शाम होने वाली है भाई, पहले दूसरे गोदाम में पहुंच जानी चाहिए। हाँ मालिक, आप चिंता मत करिए, हम काम जल्दी करेंगे। पिताजी, आप केवल बोरियों को सहारा देकर उतारने का काम करिए, बाकी का बाहर ले जाने का काम और थैली में रखने का काम मैं कर लूँगा। बारिश की वजह से ज़मीन फिसलन भरी हो चुकी है, अगर कोई हादसा हो गया तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। रवि अपने पिता को अभी समझा ही रहा था कि मनोज जी का पैर फिसल जाता है और वह सामान लेकर नीचे गिर जाते हैं। हे भगवान, है मेरा पैर। अरे पिताजी, मैंने कहा था कि आप इधर मत आइए। देखा, गिर गए ना, लाइए अपना हाथ दीजिए।
आय आय हाय आय हाय, अरे बेटा बहुत दर्द हो रहा है। ओहो, उठा नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा रे बाप रे। लगता है लगता है पैरों में बहुत ज्यादा चोट आ गई है। लो, अब इनका नया नाटक शुरू हो गया भाई। अरे जब पैरों में ताकत नहीं है तो काम करने क्यों आ जाते। सत्यानाश कर दिया मेरे सामानों का है, नहीं तो अब इसकी भरपाई कौन करेगा। अरे मालिक शांत हो जाइए, एक तो पिताजी के पैरों में इतनी तेज से चोट लग गई है और आपको बस अपने सामान की पड़ी है। क्या आपकी नजरों में इंसानों का कोई मोल नहीं। अरे तुम जैसे कीड़े मकोड़े को क्या किस तो पड़ी है भाई, चुप रह। वैसे भी आधी से ज्यादा दुनिया तुम जैसे कीड़े मकोड़ों से भरी पड़ी। अगर दो चार को कुछ भी हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है भाई। मालिक बहुत बोल लिया आपने। आप हमें कोई मुफ्त में पैसे नहीं दे रहे, हम काम करते हैं उसके बदले में मेहनती मिलती है हमें, वो अभी आधे दाम पर। कल से हम दोनों आपकी दुकान पर कोई काम नहीं करेंगे, नहीं आएंगे हम आपकी दुकान पर काम करने। अरे जहाँ इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता वहाँ अपना खून जला के क्या फायदा। अरे हाँ भाई, जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ, निकल जाओ। देखता हूँ तुम दोनों को कौन काम देगा। आखिर में रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए हाथ फैलाते हुए मेरे पास ही आना है तुम दोनों को। रवि अपने पिताजी को ठेले पर लेटा देता है और वापस घर आ जाता है। सावित्री उनका हाल देखकर बोलती है, अरे बेटा इन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कीचड़ में इनका पैर फिसल गया था, थोड़ी सी चोट आ गई है। तुम इनका ध्यान रखो, मैं और शीला पास के क्लिनिक में जाकर आते हैं। शीला, मैंने माँ से कहने को तो कह दिया कि पास के क्लिनिक में जाते हैं, लेकिन पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। क्यों, क्या हुआ? आज आप दोनों की दिहाड़ी नहीं मिल पाई? रवि शीला को गोदाम के पास हुई सारी बात बताता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरी एक दोस्त नर्स है, वो पास की क्लिनिक में काम करती है, हम वहाँ चलते, हो सकता है वो कुछ मदद कर दे। शीला अपनी दोस्त मीनल से मदद मांगती है। मनोज जी के पैरों को देखने के बाद मीनल कुछ दवाइयाँ लिखती है। शीला, आंचल के पैरों में फ्रैक्चर तो नहीं है लेकिन मोच जरूर आई है और गर्म पट्टियां बांध देती हूँ और कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ जिससे इन्हें आराम मिल जाएगा। बस ध्यान रखना कि अपने पैरों में ज्यादा जोर ना दे। ठीक है मीनल, चल मैं तुझे तेरे क्लिनिक तक छोड़ देती हूँ, तुझसे कुछ बातें भी कर लूंगी। चल आजा, दवाइयाँ भी वहीं से ले लूंगी, चल आजा, जल्दी से आजा। अरे शीला, तेरे ससुराल का इतना बुरा हाल कैसे? वह सब छोड़ मीनल, बीती बातों को दोहराने से कोई कुछ नहीं होने वाला सिवाय दर्द के। हाँ, क्या बताऊँ। अगर तुझे सच में मेरी इतनी चिंता है तो यह बता कि तू मेरी मदद करना चाहती है। तू मेरे लिए कोई काम ढूंढ देना मीनल। देख शीला, मेरे पास तेरे लायक कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ तेरे पति के लायक ज़रूर काम होगा। मैं जिसके क्लिनिक में काम करती हूँ ना, वहाँ पर एक नया हॉस्पिटल बनाया है, तो वहाँ के लिए ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड की तलाश है। डेली के ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 500 रुपये मिल जाएंगे। तो कहे तो रवि जी के लिए मैं बात करूँ। मीनल, तुझे नहीं मालूम तूने मेरे लिए क्या किया है। तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। चल अच्छा ठीक है, ज़्यादा सेंटी मत हो। मैं तेरे सामने ही डॉक्टर सर से बात करके देखती हूँ, रवि जी के बारे में नौकरी पक्की करवाती हूँ। उसके बाद हम दोनों दोस्त मिलकर छोले भटूरे खाएंगे। वैसे भी बरसात के मौसम में छोले भटूरे खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। मीनल अपने क्लिनिक में बात करके रवि की नौकरी पक्की करवा देती है। अरे वाह शीला, सर ने रवि जी को कल ही आने के लिए बोल दिया है। अब तो तेरी सारी टेंशन खत्म है। अब चल सामने ठेले से चलकर छोले भटूरे खाते हैं। नहीं मीनल, तू खा ले, मेरा मन नहीं है। शीला क्या बात है, तुझे छोले भटूरे तो बहुत पसंद है, आखिर क्या बात हो गई जो तू मना कर रही है? अब तुझसे क्या छुपाना, वो बात कुछ ऐसी कि घर में काफ़ी दिनों से बच्चों को छोले भटूरे खाने हैं। वो बहुत जिद करे, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। ऐसे में कैसे भी करके मुझे, हाँ ये क्या ही कर सकती हूँ, मैं नहीं खा सकती छोले भटूरे जब तक मेरे बच्चे नहीं खाएंगे। तो यह बात है। अच्छा सुन, पहले हम दोनों दुकान से मैदा, चने और तलने के लिए तेल खरीदेंगे, ताकि तू आज रात अपने बच्चों के लिए छोले भटूरे बना सके। उसके बाद तू मना नहीं करेगी, ठीक है? लेकिन मीनल तू इतना सब कुछ, अरे बुद्धू, तेरे बच्चों का मुझसे भी कोई रिश्ता है ना। शीला की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह सामान लेकर घर आती है, सभी को और रवि की नई नौकरी के बारे में बताती है
और चने फूलने के लिए पानी में डाल देती है। तभी शीला बोलती है, पिंकी, मोनू, आज मैं तुम सबके लिए छोले भटूरे बनाऊंगी। अरे वाह, अरे वाह, फिर तो नई नौकरी मिलने की खुशी दुगनी हो गई है, दुगनी। वाह भाभी, इतनी तेज भूख लगी है, गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने में तो मजा ही आ जाएगा। हाँ बहू, रवि को और रितु बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, नई नौकरी मिलने की खुशी में और बरसात में छोले भटूरे का तो मजा ही कुछ और है। आज शीला के ससुराल में सभी बहुत खुश थे। रात होती है, पूरा परिवार एक साथ बैठकर छोले भटूरे खाता है। अरे वाह, बहुत 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 अच्छे बनाए हैं। वाह, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा माँ है। उनका ही वास है। कितने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाए हैं, मजा ही आ गई। हाँ बहू, तेरी पिताजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इतने गरम और फूले फूले भटूरे मैंने कभी नहीं खाए। अरे मम्मी, आप तो बेस्ट हो, बेस्ट। कल मैं दीपू और रिंकी को बताऊंगी कि मेरी मम्मी ने भी छोले भटूरे बनाए हैं। हाँ भाभी, मैं छोले भटूरे खाकर तो मेरा दिमाग में बस एक ही बात आई है। बोलो तो क्या बात है? भाभी, मैं यही सोच रही थी कि भैया तो कल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर जाएंगे, ऐसे में हमारा ठेला तो खाली ही रहेगा, तो क्यों ना हम उस ठेले पर छोले भटूरे बनाकर बेचें। ऐसे में कुछ इनकम भी हो जाएगी और इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है रितु। घर पर रहकर सबकी देखभाल करते हुए यह काम मैं कर पाऊंगी। तो पक्का कहा, कल भैया के काम पर जाने के बाद हम अपना ठेला लगाएंगे। लेकिन शीला, सोच लो, तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। अरे बहू की मदद करने के लिए हम सब भी तो हैं। हम सब मिलकर हाथ बटाकर सब काम कर लेंगे, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है हमारे दिन अब सुधरने वाले हैं। अब बहू भगवान का नाम लेकर कल से छोले भटूरे बेचेगी, बिजनेस शुरू करेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छा हो रहा है। अगले दिन पूरे मोहल्ले में शीला के बनाए हुए छोले भटूरे की खुशबू फैल जाती है। अगल बगल से लोग बारिश में गरमा गरम छोले भटूरे खाने के लिए शीला के पास आने लगते। तभी कांता बोलती है, अरे ताऊ जी, तूने बताया नहीं, तेरी बहू इतना स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती। वाह भाई, मजा आ गया खाकर। ऐसा करो शीला, मुझे भी 2 प्लेट छोले भटूरे पैक कर दो। जी आंटी, मैं छोले भटूरे पैक कर देती हूँ। कुछ समय बाद ऐसे ही बीतने लगता है और धीरे धीरे शीला का बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो मून रोड पर दुकान लगाने लगती है और अच्छा खासा ढाबा खोल लेती है और खूब पैसा कमाती। इस तरह से अपने ससुराल को बारिश में छोला भटूरा खिलाने के सपने से शुरू हुआ शीला का यह सफ़र अपने खुद के छोले भटूरे के ढाबे में जाकर खत्म होता है। ऐसी और मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी किस टॉपिक पर देख रही है, अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।